नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में सारे मेहमान आ चुके हैं। हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आज देश भारत जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है, देश के विभाजन के दंश को याद कर रहा है और इस पर कई कार्यक्रम हुए हैं आज, ताकि देश भूले ना कि देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। अगले दिन 15 अगस्त हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद करना भी ज़रूरी है कि हमारे देश के वो अंग जो 1947 में कट गए उनको भी हम याद रखें। और बीजेपी के नेता खास तौर पर ये याद दिलाना नहीं भूलते कि वो काम क्यों किया गया था, किसने किया गया था। जाहिर है वो बताते हैं कांग्रेस इसकी दोषी है। तो मैं आपको आज सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान दिखाऊंगा और उसके बाद आप सब लोग हमारे मेहमानों की राय जानना चाह रहे होंगे। कल शाम के उस भाषण में, कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जिस तरीके से उपहास उड़ाते हुए बिलो द बेल्ट कई बातें कहीं, एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, आरएसएस के लिए बहुत कुछ बोला, उस पर पूरे देश में बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं। बीजेपी के समर्थक वर्ग में बड़ी नाराजगी है, राहुल गांधी ने ऐसा कैसे बोला। वो चाहते हैं इसका जवाब भी दे भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले योगी जी को सुन लीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस पर भी काफी बोले हैं। अच्छा, बीजेपी ये तो अक्सर बताती है कि 1947 में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं होना चाहिए था। सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरदार पटेल बने, तो गांधी जी ने वीटो कर दिया और नेहरू जी को मौका मिल गया। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो फिर देश ने क्या दिशा पकड़ी और उसका नुकसान हमें आज तक हो रहा है। ये बीजेपी का नैरेटिव है, आरएसएस का नैरेटिव है। आज योगी जी ने इसको थोड़ा पलटा। योगी आदित्यनाथ ने यह तो बताया कि कांग्रेस की बुजदिली की वजह से, सत्ता लोलुपता की वजह से देश के टुकड़े हो गए, लेकिन यह भी बताया कि अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तो यह सब नहीं होता। क्या नहीं होता? देश के टुकड़े नहीं होते, देश के बंटवारे में जो लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, ये नहीं हुआ होता, देश एक अलग राह पर चल पड़ा होता। तो आप देखें जरा योगी आदित्यनाथ कैसे बता रहे हैं कि 47 में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो आज बात है ना थोड़ा ऐतिहासिक नोट पर उन्होंने कही है योगी जी ने, तो हम भी कार्यक्रम की उसी नोट पर शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में एक ही प्रोफेसर हैं, सर इतिहास के भी बहुत हम सब में सबसे ज्यादा ज्ञाता आप हैं, बताइए जरा। वो कह रहे हैं बुजदिल थी कांग्रेस, देश का बंटवारा करा दिया। बुजदिल थी कांग्रेस, सत्ता चाहती थी, इसलिए जो अंग्रेजों ने लकीर पे लिख दिया उसको मान लिया, उसको भारत की सीमाएं मान ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्से भारत के पाकिस्तान नहीं भी बनना चाहते थे वो भी पाकिस्तान को दे दिए गए। इसमें उन्होंने बंगाल के कुछ हिस्सों का जिक्र किया, सिंध का जिक्र किया कि सिंध में सिंधी भाषी लोग जो थे भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनको भी पाकिस्तान बना दिया गया। और नरेंद्र मोदी जैसा होता उस वक्त प्रधानमंत्री तो ये सब ना होता। ऐसा है क्या? मुझे लगता है पटेल भी होते तो ऐसा नहीं होता। वो बोला उन्होंने, जिक्र किया होगा। और थोड़ी दो तीन बातें जान लेनी चाहिए हम लोग को। जिस दिन 15 अगस्त भारत का विभाजन हुआ, उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। ये देश आपके दर्शकों को मिडनाइट 1947 15 अगस्त, उस दिन तक कौन हिस्सा पाकिस्तान में है और कौन हिस्सा है ये नहीं पता था। जिस आदमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखन किया वो भारत पहले कभी नहीं आया था, रेडक्लिफ। हाँ, वो भारत पहले आया ही नहीं था। 30 दिन में उसने समूचा ये कर दिया और 30 दिन में देश का न कहीं भ्रमण किया, वो कोठरी में बैठे हुए उसने सीमा रेखन कर दिया। मजेदार बात है कि 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि हम भारत के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर है। तब तक लाशें कट रही थी। नोआखाली में गांधी जी नहीं गए, कलकत्ता गए, क्योंकि कलकत्ता में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था और नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा। गांधी जी निकले थे कलकत्ता नोआखाली के लिए, वो कलकत्ता में रुक गए और वो भी रुके किसके कहने पर? सोहरावर्दी के कहने पर रुके गए। बात मूल मुद्दे पर आते हैं, क्या भारत का विभाजन हुआ? क्या भारत का विभाजन सिर्फ जिन्ना ने करवाया? क्या कांग्रेस पार्टी उसकी सहकार नहीं हुई?
गांधी जी ने तो कहा था कि भाई देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा। लेकिन जिस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पारित हुआ, समर्थन जिसके बारे में हुआ, एक समय तो ऐसा लग गया था कि उसमें लगता था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसमें बहुत तगड़े भाषण हुए और कई लोगों ने उसमें भाषण दिया, कहा कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। किसका भाषण अंतिम भाषण था? जबकि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी तो छोड़ दीजिए, गांधी जी तो कांग्रेस से रिजाइन कर चुके थे, लेकिन उसमें गांधी जी आए, बोले और विभाजन के पक्ष में बोले। जी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बहस पर बहुत लंबी नहीं लंबी मैं ये कहने मेरा ये कहना, योगी जी की बात पर एक सवाल पूछ रहा हूं ना, मोदी जी तो तब नहीं थे, आरएसएस तो थी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय इतनी बड़ी ताकत उभर करके नहीं आई थी। मैं तो कई बार सोचता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि आज की तरह इतनी बड़ी ताकतवर होती, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं, हम बगल में हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बार बार बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसी बात नहीं करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी हम सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। आज हमारे कितने जिले इसका इस्लामीकरण हो चुका है, कितने प्रदेशों का ईसाईकरण हो चुका है। हम अभी जो हिंदू राष्ट्र जो हमको जो बचा हुआ मिला था 1947 में, हम उसकी भी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन इस संदर्भ में जरूर देखना चाहिए कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता, तब इस देश का क्या फिर से आजादी के बाद भी इस्लामीकरण हो गया होता, पूरी तरीके से ईसाईकरण हो चुका। आप कह रहे हैं उस वक्त जो हुआ उस हुआ, आज आरएसएस ने बचा रखा है देश को बहुत हद तक, देश को गर्व की स्थिति में। आगे जरा फिर पॉलिटिकल बात पर बढ़ेंगे ना, अभी तो इतिहास पर ही हम। इतिहास में इफ वाली बातें तो कुछ भी हो सकती है। यदि इफ पर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी तब होते, तो इस पर उन पर आशंका करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी होते तो क्या होता नहीं होता, और ये आशंका करना कि नहीं वो बटने देते, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो इतिहास कैसे होता है, उस समय आप कहाँ थे, क्या स्थितियाँ थी, क्या फैसले करने की जरूरत थी, क्या मौके थे, और जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कहाँ थे? आरएसएस वो कहाँ थी? आरएसएस 20 साल 25 साल तो हो गए थे। 1925 में बनी है आरएसएस, और 47 का मतलब 22 साल हो गए, ठीक है। और हेडगेवार साहब तो उस आंदोलन के कांग्रेस को छोड़कर 1920-22 में फिर वहाँ पर आए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं थे। और उसमें वो भी याद रखिए कि 1940 में गुरु गोलवलकर ने जो गांधी को चिट्ठी लिखी और असहयोग आंदोलन पर 7 सवाल पूछे, और ये भी लिखा कि वो इस आंदोलन का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का साथ नहीं देंगे। वो चिट्ठियों को भी ध्यान रखिए इतिहास में, जो आरएसएस ने लिखी, जिसमें करीब करीब ये लगता है कि आरएसएस अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है। तो जो लोग आज़ादी की नहीं लड़ाई लड़ते, वो आज आज़ादी पर सवाल कर रहे हो। बहुत सारे मित्रों ने कहा मुझे कि ये जो आप रोज़ तिरंगा दिखाते हैं, कि आजकल तिरंगे की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप में गिल्ट है। जैसे बहुत सारे लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनते ना, तो वो गिल्ट होता है, आप तो नहीं पहनते। ये आरएसएस के लिए कह रहे हैं आप, जिसमें गिल्ट ज्यादा होता है। तिरंगे की बात करना, वंदे मातरम की बात करना, जो 50 साल तक तिरंगा ना, पश्चाताप है ये। पश्चाताप नहीं है, मन में लगता है कि भाई कैसे आपको लगेगा। पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप आप दे दीजिएगा, मैं कार्यक्रम ही बढ़ाता रहूं आगे। वो ठीक है, उन्होंने ऐसी बात की तो आप मन में कुछ एक लाइन सिर्फ बोलना, बस एक ही लाइन है। राम मंदिर पर इसी कहानी कुर्सी की चर्चा हुई, और जब सवाल पूछा जाने लगा कि कांग्रेस कहाँ लोकस है, जो राम को ही नहीं मानता हो, आज राम मंदिर पर सवाल पूछ रहा है, तब यहीं पर बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट बड़े श्रद्धेय सम्माननीय हैं, उन्होंने कहा कि ये चोरी का मामला है, उठाने का तो सबको सवाल है। और स्वतंत्रता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बपौती नहीं थी। 1 मई 1940 को गांधी ने लिखा हरिजन में, कहा कि मुझे देश में इस्लामिक शासन ब्रिटिश शासन से ज्यादा बेहतर मंजूर है। ऐसे गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन साथ देकर के खड़ा होता? अच्छा, चलें, जो कहता हो कि इस देश में इस्लामिक शासन मंजूर है। आपने लेकिन सर एनालॉजी ऐसी दे दी ना, इस पर फिर विवाद होगा। आपने कहा अगर कांग्रेस राम मंदिर पर सवाल पूछ सकती है तो हम आजादी के आंदोलन में नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने तो किया था, इसके बावजूद नहीं। अच्छा, ये बात योगी जी ने आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने कहा ये लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं आजादी, जो बात अभी आपने गलत है। जो बात आपने अभी कही, ये सेम बात योगी जी ने बोली कि आजादी का आंदोलन कांग्रेस की बपौती नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो हालांकि इसका लाभ कांग्रेस ने जरूर लिया आजादी के बाद। कांग्रेस की बगपति नहीं है, ये बात मान लें, तो फिर कांग्रेस से सवाल क्यों है? अच्छा, आगे में एक बयान सुना, राहुल जी आ रहा हूं, समीर जहां बोलिए, विभाजन पर हस्ताक्षर उन्होंने कहा नहीं किया था।
आजादी देश के लिए के जो लोग विभाजन लड़े- पर- नहीं, एक लाइन जाना चाहिए सर। सर। देश के विभाजन पर हस्ताक्षर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, हिंदू महासभा ने नहीं किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया था। खैर वो तो थे ही नहीं ना इस समय, इसमें क्या झगड़ा करना। झगड़ा नहीं करना, बांटा तो बोलिए ना कि नेहरू भी जिन्ना के साथ सर एक साझेदार सेकंड, थे। अब देखें ना, इस फिर देश मैं को वही कहता हूं तोड़ने कि में, ये जो ऐसे देश को तोड़ने में नेहरू साझी थे। ओपन इंडेड बोलिए। बहस जो होती है ना, कहीं भी चली वो भी जाती चली है। जाती है। अगर ये स्पेसिफिक कर ले। इनको ठेकेदार, कांग्रेस को ठेकेदार किसने बना दिया था आजादी के आंदोलन का? अगर वो खुद बन रहे थे तो दूसरों को रोकना चाहिए था कि तुम कौन होते हो, या करोड़ों हिंदुस्तानियों के नाम पर वहां दस्तखत करने वाले अंग्रेजों और जिन्ना के सामने लोगों ने विरोध किया था, क्यों स्वीकार कर अखंड लिया भारत गया, की इनका बात किया की गया थी लोगों ने। बंटवारा? अरे जो हिंदू मारे जा रहे थे उसको बचाने के लिए पाकिस्तान में कौन खड़ा था? ये कांग्रेसी खड़े थे क्या? हिंदू महासभा, आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक चलें संघ के खैर। लोग थे। योगी जी ने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सारे फैसले देश के लिए किस आधार पर ले लिए, और आजादी के बाद भी वो रुका नहीं। आजादी के बाद भी जो चौराहा देखा वो गांधी परिवार के नाम, जो संस्था देखी वो गांधी परिवार के नाम, और भुला दिए गए वो करोड़ों लोग, लाखों लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। अब वो देखिए, आजादी के समय जो स्थितियां थी, कांग्रेस ने बंटवारा, आजादी के नाम पे बंटवारा स्वीकार कर लिया और करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। उसको आज भी जोड़ रहे हैं कि आज भी नहीं बदली वो फितरत, आज भी बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा, तो वही कांग्रेस और उसकी सोच वाली पार्टियां जो हैं बोलती रही। समीर जी, फिर राहुल जी। देखिए, अगर आज देश विभाजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी कोशिश थी कि भाई उस समय जो कुछ घटना घटी वो पूरे देश के सामने आए और देश इस बात को याद रखे कि 1947 के समय क्या क्या हुआ था, किस ताकतों के कारण देश टूटा था, उसमें किस किस की क्या भूमिका रही थी, और जो लोग सत्ता में थे क्या वो उसको बचाने में, या जो उस समय प्रभावशाली लोग थे क्या उन्होंने अपनी ताकत का, अपने प्रभाव का देश को एकजुट रखने के लिए बचाने की कोशिश की थी। और जब देश एकजुट नहीं हो पाया, देश टूटा, तो हिंदुओं को बचाने के लिए उन लोगों ने कोई भूमिका निभाई थी कि नहीं निभाई थी? मुझे लगता है कि इस पूरे विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कई बार इसका संदर्भ में किया है, लोकसभा में भी इस संदर्भ में बोला था। योगी आदित्यनाथ आज जो कह रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जिस बात की याद दिला रहे हैं वो यही है कि 1947 के समय किस तरीके से देश टूटा और उसके बाद से हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हुए उसको आज से जोड़ रहे हैं, आज से जोड़ रहे हैं। और 1947 से लेकर 2026 तक लगातार कांग्रेस का जो रुख रहा है बेसिकली कि देश के स्वतंत्रता का पहले से लेकर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही है, देश स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति रही, और देश बंटवारे के समय जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, वो 1947 की जो यात्रा शुरू हुई थी वो 2026 तक बदस्तूर जारी है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस आरोप से सहमत हैं? हाँ, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से मैं सहमत हूं कि उस समय जो कांग्रेस का रुख था वही रुख कांग्रेस का 2026 तक लगातार बना हुआ है मुसलमानों को लेकर, और राहुल गांधी ने उसे और ज्यादा गति दे दी है। बीच में कहा जा सकता है कि भाई मनमोहन सिंह के समय वो इतना नहीं रहा होगा, लेकिन जब से राहुल कांग्रेस बनी है या राहुल गांधी अध्यक्ष बने या जब राहुल गांधी कांग्रेस में प्रभावशाली हो गए, उन्होंने उसे और ज्यादा विस्तार देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री बेसिकली 1947 की स्थितियों को लेकर और 2047 तक 2026 तक जो पूरा समय रहा है और जिस तरीके देश के अंदर राजनीति हुई और राजनीतिक दलों ने जो किया है उसको प्रधानमंत्री रेखांकित करते हैं। और मुझे लगता है कि ये देश के युवाओं को जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी वही इतिहास आज मुझे लगता है देश की जनता को याद दिला विचित्र बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर जितना इससे बड़ा तो इल्जाम ही कोई नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और आज से नहीं दशकों से। वो कांग्रेस तो हिंदू पार्टी मानी जाती थी आजादी के समय। दो अलग अलग चीजें, वो तो कांग्रेस They were representing the Hindus। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को प्रोपेगेट ही क्यों किया? क्योंकि वो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस मानते थे, हिंदुओं की पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे, वही समझते थे। जिन्ना भी यही मानते थे। हाँ जी, जिन्ना भी यही मानते थे। एक तो
मेरे जो नाना नानी हैं दोनों ही पार्टीशन उन्होंने देखा था, वो सियालकोट से अमृतसर आए थे, तो मेरे परिवार ने वो पूरा मंजर देखा हुआ है। दूसरी बात ये कि अब हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें उस वक्त क्या माहौल था। जिन्ना उस वक्त जो है जिस तरह से मुसलमानों को भड़का रहे थे, जिस तरह से बंगाल और पंजाब में हिंसा चल रही थी। अब बातें हैं लोगों पर। क्या जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे या जवाहरलाल नेहरू उसका समर्थन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे। बहुत बाद में जवाहरलाल गांधी के नेहरू खिलाफ थे। गांधी तो थे ही, वो तो बात हो चुकी है। तो बहुत बाद में जवाहरलाल नेहरू पटेल के समझाने पर बाकी सब चीज़ों पे वो माने थे। पटेल क्या पार्टीशन के समर्थन में थे या अगेंस्ट थे? पटेल वॉज द फर्स्ट कांग्रेसमैन जिन्होंने पार्टीशन की बात को माना था कांग्रेस में। तो ये कहना, देखिए इतिहास है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल तो ये कहना कि पटेल जो है वो जो है बिल्कुल पार्टीशन के उनका कारण राजा जी फार्मूला क्या था सर? जिस तरह से आपने पटेल को जिस ढंग से जिक्र कर दिया, आप राजा जी फार्मूला जरा पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर साहब उसको काउंटर कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल सही जिक्र किया, इतिहास यही कहता है। बिल्कुल आपने गलत किया सर। दूसरा आप उसको काउंटर कर लीजिएगा आराम से, है ना, उसको काउंटर आराम से कर लीजिएगा। दूसरा, आरएसएस में या फिर मैं कहूं हिंदू महासभा की उस वक्त क्या भूमिका चल रही थी? सावरकर पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन क्या सावरकर तो टू नेशन थ्योरी वाले लोग थे। नहीं, वो उस वक्त वही खिलाफ बात। नहीं, बट डिफेंडिंग उन्होंने प्रोपोगेट नहीं किया सर। प्रोपोगेट नहीं किया, लेकिन सावरकर के खिलाफ। अरे भाई, एक कॉन्टेक्स्ट में उनका बयान बताया जाता सर है। नहीं सर, मुझे इस पर दूसरा, बोलने दीजिए। श्यामा सावरकर प्रसाद, said एक that the मिनट, two nation प्रोफेसर can साहब, मैं exist खत्म कर within दूं, one उसके बाद state. बोल लीजिएगा ना। यस यही श्यामा बोल- प्रसाद ये मुखर्जी- पूरा एक गलत सावरकर ने कभी बताया। बंटवारे की बात नहीं की। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि बंगाल में और पंजाब में हिंसा हो रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी हिंदुओं को बचाने के लिए बंटवारे का समर्थन किया। ठीक है, चले सर, ठीक तो इतिहास ये ओके, चीजें चले। कहता है, मैं बाकी आप- आता हूं अब इसको करंट एक कॉन्टेक्स्ट चीज से मैं जोड़े। यहाँ कल पर राहुल जिक्र गांधी कर जो देना कुछ बोले, चाहता हूं, राजा जी फार्मूला ने पहली चले। बार इस देश के पार्टीशन का मसौदा पेश किया था, पहली बार, और सर, गांधी की सहमति से किया था। आज आपके हम सब लोगों के ये बातें कहने से किसी का मन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो 80 साल से देश का मन बना हुआ नहीं, है हमारा तो- वो किसको दोषी मानते हैं बंटवारे हम का? तो सवाल ये है। मानते हैं कि कांग्रेस भारत- पार्टी उतनी ही जिम्मेदार थी। मैं बताता हूं आपको, भारत इस में देश को कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा, ये- अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के ये कारण बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि देश के नौजवान ऐसा माने, लेकिन आज तक, अब उसके लिए आप जिम्मेदारी बता सकते हैं इस बात को कि भाई आपने तो वही पढ़ा जो कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने किताब में अरे लिख के भाई, आपको बताया, लेकिन सर मुझे बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। इस देश के मैं आपको एक हार्ड थे। फैक्ट बता रहा हूं, जैसे आप सबने अपना अनुभव बताया, हमारी पीढ़ी तक बड़े होने वाले लोग देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को नहीं, जिन्ना को जिम्मेदार मानते थे। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आज की स्कूल की किताबों में क्या लिखा जाता है मुझे नहीं पता। आपको ये बोलने वाले लोग कम ही मिलते थे, हमारे समय तक तो नहीं मिलते थे, जो ये कहेंगे कांग्रेस ने बंटवारा कराया। सब कहते थे जिन्ना ने बंटवारा कराया। नहीं, कांग्रेस को हम इसलिए दोषी मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण ही उस जगह पर लेकर के आई। आखिर खिलाफत मूवमेंट टर्की में चल रहा था, उसको भारत के अंदर मुसलमानों को के रेडिकल इस्लाम को खड़ा करने में कौन साथ दिया? कांग्रेस पार्टी तो उस समय साथ नहीं खड़ी थी, गांधी जी ने उसको लेकर गया। ये आर्गुमेंट कांग्रेस के पहले नहीं लोग आते थे, अब आ रहे हैं। ये पहले ये बताने वाले लोग नहीं थे पहले, क्योंकि आर्काइव से उनके पाप निकल करके नहीं आते थे, अब निकलना शुरू हुआ है। सर 20 साल ये भारतीय शुरू हुआ जनता है। पार्टी की सरकार रही है, एक भी मौका नहीं आया कि जब किसी की पार्टी में किसी भी नेतृत्व की हिम्मत हुई हो कि गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाए। यदि गांधी ने इतना ही सब कुछ पाप किया है तो खड़ा हो जाए, क्यों रोज रोज राजघाट जाते हैं? चलें अब आइए राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी ने कल बंटवारे पे तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने आरएसएस पर बात की। तो ये भी तो नहीं है कि नोआखाली पर लोग अब नहीं आगे बोले। बढ़ना पड़ेगा ना सर। ये भी तो नहीं बोले कि राहुल गांधी के तो सोहरावर्दी बयान साथ आपको खड़े हो सुनाता गए। हूं। राहुल गांधी ने कल जो अनेक बातें कही उसमें, वो देखिए, वो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, रचनात्मक कांग्रेस नाम से एक नया विंग शुरू किया गया, उसमें वो बोल रहे थे। अब लेकिन वहां जिस किस्म की बातें हुई, एक तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी और उनकी बिल्कुल ठीक आलोचना हो रही है। अब राहुल गांधी का ये कहना कि ये नरेंद्र मोदी सो नहीं पाता, ये अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य, क्या कहते हैं इसको, चाणक्य कहते हैं, ये भी नहीं सो पाता रात में, वो देखो भाग गया, वो तो आया ही नहीं पार्लियामेंट में। ऐसे ही भाषा में उनका बोलना जो है। फिर आरएसएस को, इन्होंने तो आरएसएस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आप भारत को समझना है तो 3000 साल से भारत को नहीं समझोगे आप, कि 3000 साल पहले भारत ऐसा था। ये आरएसएस वाले लोग कहते हैं ना, ज्यादा भारत बनाया नहीं कांग्रेस ने। आज भी बोला योगी जी ने कि कांग्रेस को लगता है कि उसने भारत बनाया, भारत था, केवल उस वक्त जो है नक्शे पर आपने दिखाया। तो वो कह रहे हैं कि, लेकिन राहुल गांधी ने कहा वो 3000 साल वाली बातें नहीं, आज की बात करो। आज के भारत की को ये लोग नहीं समझते, हम समझते हैं। ये राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं। और बाकी जो भाषा थी उनकी, वो उस भाषा में क्यों वो संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इससे उनका वर्ग ताली बजाए ये समझ में आता है, लेकिन और किसी को क्या वो पसंद आया होगा? आपने कल से कई बार ये बयान सुने होंगे उनके, एक बार फिर सुन लीजिए।
इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड। वी आर नॉट फाइटिंग डेफिनेटली। राहुल गांधी सुबह शाम आरएसएस को गाली देते हैं और वो कह रहे हैं आरएसएस इज डेड। आरएसएस का तो कॉर्पोरेट एंटिटी बना दिया है इन्होंने। ये सारे लोग जो चारों लोग बैठे हैं, ये संघ से मेरे ख्याल से सबका कम से कम 35-40 साल का रिश्ता है ना। आपने भी बहुत खूब कवर किया। वो उन्होंने वाजपेयी जी का, प्रमोद महाजन जी का जिक्र किया कि प्रमोद महाजन ने शुरू किया था पैसा डालना आरएसएस के अंदर। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं आरएसएस करप्ट हो चुकी है। आरएसएस तो पैसे से चलती है। अब सर आप ही बोलें, पहले सबसे ज्यादा किताबें आपने लिखी आरएसएस पे। एक तो मैं भाषा पर पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसी भाषा की उम्मीद राहुल गांधी जी से और देश के किसी भी नेता से नहीं करता कि इस तरह से बात करें। जो भी बोलना हो थोड़ा सा सलीके से, सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। बल्कि आपने वो आगे दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, जो उन्होंने झप्पी लेने वाला जो संदीप दीक्षित के साथ क्या दिखाया सर? हाँ नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है वो बिहेवियर को ओवर। आगे मैं कह रहा हूँ यदि ये सब नहीं दिखाते, वो दिखा देते, तो भी आपको समझ में आता कि ओवरऑल क्या बिहेवियर है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज में और खासतौर से लिबरलाइजेशन के बाद सब संगठनों में पैसा आने लगा है, ये तो सब बात ठीक है। लेकिन क्या संघ पैसे के लिए काम कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता, जितना मुझे समझ में आया, कि संघ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। संघ में पैसा नहीं आया हो ऐसा नहीं है, बहुत पैसा बड़े बड़े दफ्तर बन गए, बड़े बड़े दफ्तर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। बल्कि मैं कई बार कहता हूँ कि गुरुजी के वो उस बैठक का मैं बार बार याद दिलाता हूँ जिसमें गुरुजी ने, जब पहली बार संघ का कोई कार्यालय बनना था, तो उन्होंने कहा कोई बिल्डिंग मत बनाइए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना ही संगठन को खत्म करने की शुरुआत। लेकिन क्या संघ की सोच में पैसा आ गया है? संघ की सोच में नहीं, संघ के कामकाज में पैसे का इंसर्ट हो गया। तो ठीक है भाई, हाँ, थोड़ी सुविधा आ गई, ये सुविधा आ गई आपको अपना संगठन बढ़ाने के लिए। बट क्या संघ करप्ट हो गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं मोटे तौर पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संघ को अपने काम आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है और लोग पैसा दे रहे हैं। देखिए, संघ के काम जो है लोगों ने देखे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो शिक्षा में हो। शिक्षा में कितना काम जो संघ ने किया, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है उसको। हम लोग तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने किया। अपने प्राइमरी एडवर्सरी की रीडिंग गलत है। देखिए, पहले तो मुझे अगर इस तरह से राहुल गांधी बात करेंगे, जो लैंग्वेज अभी जो विजय जी बोल रहे थे, जिस लैंग्वेज का राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मिसफिट है इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में बहुत आगे उनका भविष्य दिखेगा। क्योंकि जितने भी राजनेता हुए हैं, उन्होंने चाहे जो भी विरोध रहा हो, जो भी मनमुटाव रहा हो, उन्होंने हमेशा जो है दूसरे नेता के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी भाषा। मैं कल से यही पूछ रहा हूँ, सामने बैठे जो लोग ताली बजा रहे हैं और दो चार लोगों ने जो कुछ एक लाइन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल जी अमित शाह जी पर बहुत हमला करते हैं। एक बार अमित शाह जी की जुबान को सुनकर देख। कभी आप उनसे बंद कमरों में क्या होता है मुझे नहीं पता, बंद कमरों की बात छोड़, सार्वजनिक तौर पर वो लोग ऐसी भाषा नहीं कभी ना बोली है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं कभी वो बोलेंगे। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो इसके बाद भी इसका जवाब देंगे राहुल गांधी की इन बातों का। कभी दिया भी नहीं सर। ये राहुल गांधी ने, ऐसा तो नहीं कल पहली बार इस तरीके से भाषा का प्रयोग किया। इसके पहले भी राहुल गांधी ने तमाम मौकों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक कहा, अमित शाह जी के लिए कहा, संघ के लिए क्या संघ ने कभी पलटकर राहुल गांधी के बारे में किसी आपत्तिजनक बात का जिक्र करा? आज तक संघ ने इतिहास में कभी एक बार भी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया? न नेहरू जी के लिए किया, न इंदिरा गांधी जी के लिए, न राजीव गांधी, किसी भी नेता के लिए संघ ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। बीजेपी के सांसद जरूर कर रहे हैं।
बीजेपी तो राजनीतिक दल है ना, बीजेपी में तमाम लोग ये कहने वाले, बीजेपी में अच्छे बुरे भी है, बीजेपी में कांग्रेस मानसिकता के लोग भी आए, बीजेपी में बसपा और दूसरे दलों के मानसिकता के लोग भी आए। तो बीजेपी में अगर कौन क्या कर रहा है इसका संघ से बहुत कंसर्न नहीं है। संघ ने कभी नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा संघ के बारे में कहा। आज राहुल गांधी कह रहे कि भाई संघ में पैसा आ गया है, संघ फिनिश हो गया, संघ पैसा चलता है। संघ आज भी अपने स्वयंसेवकों की दिए हुए गुरु दक्षिणा से चलता है। 1927 से जो गुरु दक्षिणा शुरू हुई है वो 2026 तक जारी है, और आज भी जो स्वयंसेवक जो गुरु दक्षिणा पे तो शिष्यों के पास पैसा आ गया मतलब नहीं, शिष्यों के पास मतलब ठीक है, कोई पहले 10 रुपए देता था, आज 100 रुपए दे रहा है, तो आमदनी बढ़ेगी तो डोनेशन भी तो बढ़ेगा ना सर। जानता हूँ मेरे पास जिनका व्यवसाय बढ़ा है, बहुत सारे संघ के मैं लोगों को जानता हूँ जिनका व्यवसाय खूब बढ़ा है। ठीक है, विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्हें लगता है कि संघ राष्ट्र अभी राहुल गांधी पर एक राउंड और बात करेंगे, अभी तो ब्रेक का समय हो गया। लेकिन संघ के प्रचारकों 10 रुपया 100 रुपया लेकिन आज लाखों देने वाले भी सर, संघ के प्रचारकों के जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? वो तो वैसे ही सादा जीवन जीते आज भी। एक अजीब सी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसी कंट्रोवर्सी, और जिसको फायदा पहुंचाने के लिए ये क्रिएट की गई थी, उसको फायदा तो कुछ नहीं हुआ होगा, इससे नुकसान जरूर कुछ हो गया होगा। और उन्हीं लोगों के कहने पर मुझे लगता है कि फिर इसको बंद भी किया गया, इस कंट्रोवर्सी को। कंट्रोवर्सी क्या है? हैदराबाद की मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी है नालसार, सब काफी लोग जानते होंगे आप में से। वहां के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू किया कि उनके दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनको जाना था। तो वहां उन्होंने कहा कि ना साहब, हम उनकी बातों से आजकल सहमत नहीं है। कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने, कि हम नहीं चाहते कि उनका हमारे यहाँ पर दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर उनका आना हो और उनका भाषण हो। इसको लेकर एक कैंपेन शुरू किया गया। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ने किया था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है मनन मिश्रा, और वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इतने नाराज हो गए। अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है? ये देश भर के वकीलों का एक तरीके से नियमायकरण करती है, मतलब नहीं, वो सारे बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का बॉडी है सारे राज्यों में जो ये लॉ की यूनिवर्सिटीज हैं उनका, और वहां से जो पास आउट होंगे वो वकील बनेंगे, उनको लाइसेंस मिलना, ये सब काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो इन्होंने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी कि नालसार के 2026 के बैच से जितने स्टूडेंट्स पास आउट होंगे, इनको कोई वकील नहीं लगाएगा अपने, मतलब इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिले, वकील के तौर पर होगा इनका, बिल्कुल ब्लैंकेट सारे स्टूडेंट्स। अब मामला बड़ा बन गया, ये रात की बात है, रात में हंगामा हुआ इस पर। तो पहले तो ये विड्रॉ करना पड़ा उनको, कि पहले उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे कि वहां पर कितने लोग थे इसके साथ। फिर ये भी कंट्रोवर्सी हो गई कि आप कौन होते हैं जांच करने वाले, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जांच से भी बैक ट्रैक कर लिया। अब इस पर चीफ जस्टिस को आना पड़ा। आज उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला मेरे और स्टूडेंट्स के बीच का है, इसमें आप कौन होते हैं दखल देने वाले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, उनको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब बार काउंसिल को नोटिस भी जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स के हित में ही हैं हम लोग, हमने ये फैसला वापस ले लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, सबने कहा कि ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, और इसमें एंट्री हो गई कॉकरोच जनता पार्टी की। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मनन मिश्रा इस्तीफा दो, ये सवाल पूछने का समय आ गया है, टाइम फॉर मनन मिश्रा इस्तीफा दो, मतलब हम इनके खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। तो अब यहां तक मामला पलट गया कि मनन मिश्रा ये कह रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके से और सौरभ दास को कहना चाहता हूं कि आप और हम एक ही जगह हैं, साथ हूं, हम आपके साथ हैं। इतना डर गया मनन मिश्रा। हाँ, एक बार उनको सुन ले मनन मिश्रा जी को, जरा बोले इस पे। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया, कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट्स को बार करने का वो आदेश किसने निकाला था? मनन मिश्रा जी। मोर लॉयल देन द किंग वाली कहावत है अंग्रेजी की, वही हो रहा है ये।
जरूरत से ज्यादा सगे बनने का नुकसान है ये। नहीं, सगे नहीं, जरूरत से ज्यादा चापलूसी, चाटुकारिता और घटिया स्तर का यह सीधा सीधा प्रमाण है। आप बीएसपी से यहां आए हैं, बीएसपी से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, कोई संस्कार है? और किस हैसियत से आपने छात्रों को मना कर दिया? ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में कूद करके आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को भी गंदा करते हैं। ये कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये उन मछलियों में से है जो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस को और असहज कर दिया। चीफ जस्टिस को असहज किया, सीजे जो तेलचट्टा पार्टी है उसको ताकत दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया। ऐसे व्यक्ति को मैं पता और फिर सीजेपी वालों से कहना है कि हम और आप एक ही है। बेशर्मी, ये सबसे गजब तो ये है। ऐसे बंच ऑफ जोकर से दी हो ना, तो भारतीय जनता पार्टी को और कोई आत्महत्या करने के अलावा और कुछ नहीं। यही तो कल राहुल गांधी बीजेपी के लिए कह रहे थे, मत दोहराइए। नहीं, हम दोहरा नहीं रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का भला कर रहे हैं, क्राइसिस में ये भला कर रहे हैं। किसका आइडिया था सर ये? नहीं, मनन मिश्रा तो खुद ही कानून के जानकार है, उनको लगा हुआ कि ये कानून के दायरे में बैठेगा और मैं बार काउंसिल का अध्यक्ष हूं, तो मैं जो बोलूंगा वो होगा और इसका संदेश जाएगा, तो सीजीआई भी बहुत खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर बहुत खुश होगी कि देखिए आपने एक अच्छा काम किया। जिस पार्टी से हम परेशान थे, कॉकरोच जनता पार्टी, आपने उनको लोगों को ठीक करने का काम किया इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम चीफ जस्टिस के मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं और मैं एक थोड़ा मतलब इसमें पॉलिटिकल मुझे गेन भी होगा इस बात को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने किया, और आप कैसे कह सकते हो कि सारे स्टूडेंट के लिए, आप ये कह सकते हो कि जिन छात्रों ने विरोध किया था आप उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे, क्यों करेंगे? या ये कह सकते नहीं, किस बात की इंक्वायरी करेंगे? आपको कहना भी था तो आप ये कहते रहे कि भाई हैदराबाद बार काउंसिल इंक्वायरी करेगी, वो लोग कौन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें जानना चाहते हैं। दिल्ली सभी छात्रों के लिए आप ये कह दो कि इनको बार का लाइसेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन होते हैं कि फलां स्पीकर को हम नहीं आने देंगे, फलां फिल्म की स्क्रीनिंग हम नहीं होने देंगे, उसके बाद क्या वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं? मैं तो एक उल्टा कर रहा हूं, यदि आप में हैसियत थी तो आप जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ भी इसी प्रकार के नारेबाजी लगाते, उन कांग्रेसियों के को आप उघेड़ करके बाहर करते। मैं कहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभियान चलाए उन कांग्रेसी जजों के खिलाफ कि ये कांग्रेसी जज हैं, इनको देश में नहीं सुनना चाहिए। आगे खबर, 3-4 खबरें और कपिल सिब्बल, मैं तो कहता हूं आप क्रिटिसिज्म खाली कर दें, सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से हो जाता है क्या? आप अभिषेक मनु सिंघवी क्यों नहीं पैदा करते हैं? आगे चलिए सर, ठीक है, हो गया काफी इनका। झारखंड से एक खबर, झारखंड से स्टूडेंट जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, उससे अलग थोड़ी एक खबर आई है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो 21 दिन से चल रही है। अब वो लोग जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम में धांधली के बाद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के उनका वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना अभी भी जारी है। इस आंदोलन के अभी खत्म होने के कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच झारखंड की सरकार ने कहा है कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। यह सवाल इसलिए आया सामने कि छात्रों के निशाने पर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो माइनिंग बिल, अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में इसी सत्र में, उस पर उन्होंने सख्त ऐतराज जताया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में हम आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन किया जाएगा। यह बिल कल समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में पास हुआ था और इसके बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील भी की है। एक चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी को भी लिखी है जिसमें इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। क्या इस बिल में बिल के जरिए केंद्र सरकार ने दरअसल ये प्रावधान किया है कि 4-5 मेजर मिनरल्स जो खनिज निकाले जाते हैं ऐसे राज्यों में जहां ये संपदा है, उसमें झारखंड सबसे प्रमुख राज्य है, तो उन 4-5 मेन मिनरल्स के ऊपर राज्य की सरकार अपनी तरफ से कोई टैक्स या सेस नहीं लगा सकती। केवल सरकार कह रही है ये हमने 4-5 मेन चीजों के लिए किया है। क्यों किया, इसका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट यह है कि मान लीजिए स्टील बनानी है, स्टील के लिए आयरन ओर की जरूरत है। अब झारखंड से आयरन ओर निकल रहा है। अगर आयरन ओर पर राज्य की सरकारें टैक्स लगाएंगी तो आयरन ओर महंगा होगा, आयरन ओर महंगा होगा तो स्टील महंगी होगी, स्टील महंगी होगी तो देश में तमाम तरीके की महंगाई आएगी। ऐसे ही सीमेंट के लिए कहा गया कि लाइमस्टोन निकलता है, लाइमस्टोन पे अगर आप टैक्स लगा देगी राज्य सरकार तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, तो बिल्डिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी। उससे बचाने के लिए यह किया गया है कि मनमाने टैक्स राज्य सरकारें ना लगा पाए। अब वो वहां से क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं, जमीन हमारी, राज्य हमारा, सरकार हमारी
और हम ही नहीं उसके ऊपर टैक्स लगा सकते, आप लगा सकते हैं केंद्र में बैठ के, हम जो राज्य में बैठे हैं वो टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये झगड़ा जो है ये शुरू हो गया है। राहुल जी बताएं इसमें क्या होगा आगे। देखिए, राज्य की बात है, वह 40% अगर देश का मिनरल देखें तो वो झारखंड में है। तो एक ये है कि अगर झारखंड सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी तो उनके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। तो ये बात समझ आती है, उनका प्रोटेस्ट समझ आता है, लेकिन ये मतलब उसको छुपाकर और आप इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अगर काउंटर करने की जो सरकार की कोशिश दिखाई देती है इस वक्त, वो शायद बट मेरे ख्याल से अलग करके देखना चाहिए, ये एक बड़ा इशू है। अगर ये राज्य का बड़ा इशू है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कोशिश सरकार की है तो वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, राज्य सरकार है, उसका ये कहना कि हमारा रेवेन्यू कम होगा बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल है, तो उस तरह से तो मुझे लगता है कि एक उनकी केंद्र का आर्गुमेंट कुछ समझ में आने वाला है सर? मैं यदि कल आपको याद हो हमने चर्चा की थी कि जो बिल पास हो रहे थे उस बिल में मैंने इस बिल पर बहुत आपत्ति की थी कि ये बिल यदि विपक्ष सरकार संसद चल रही होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। झारखंड सबसे पहले सामने आया, ये स्टेट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ठीक बिल नहीं है। और ये तर्क कभी काम नहीं करेगा कि नहीं आप वहाँ पर टैक्स लगाएंगे। माइनिंग का टैक्स जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है, फिनिश प्रोडक्ट, उस पर बहुत बारीक असर पड़ता है, उसका बहुत हल्का असर पड़ता है। और स्टेट उनकी है, माइनिंग उनकी है, उनके पास झारखंड में इसके अलावा क्या है? ये बात भी ठीक है, झारखंड में तो माइनिंग ही उनका सबसे बड़ा सोर्स है ना। तो उस पर इस तरह की बात करना, और कल भी मैंने चर्चा की थी कि विपक्ष को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये गंभीर मसला, ये ऐतराज जायज है, ऐतराज जायज है मेरे हिसाब से। इसके अलावा यूपीआई पे भी जो टैक्स का है वो भी गलत है। वो भी अभी उसमें लगा सर कि अगर टैक्स लगा नहीं है उसमें रूल्स बनने हैं तो उसमें नहीं कहा जा था, वो भी इसी तरह। लेकिन ये गंभीर रास्ता खुल गया टैक्स, उसका ये इतना वो नहीं है उसमें। अरे कल सरकार ने, कल कांग्रेस पार्टी ने ये भी बताया, क्योंकि अब बिलों की बात हो रही है, तो कल उन्होंने एक्चुअली खुलकर क्रेडिट लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इस संसद के सत्र में हमारी जीत क्या है। तो उन्होंने कहा हमारी जीत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो पीएमसीएम 130वां संशोधन जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी चली जाती वाला बिल अगर जेल में गए, एफसीआरए का डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन 2/3 बहुमत हमने उनके पास हासिल, उनको नहीं मिला, ये हमारी जीत है। एक शिक्षा का बिल सरकार लाने जा रही थी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, इसमें सर के जो यूजीसी वगैरह बॉडीज हैं, आईसीटी, सबको मिला करके एक बॉडी बनाने की बात है। तो उन्होंने कहा इन सब पे हमारा ऐतराज था और सरकार ये काम नहीं कर पाई, ये हमारी जीत है। और 2/3 पर उनका बहुत जोर था कि डिलिमिटेशन वाले बिल पर, महिला आरक्षण वाले बिल पर, कि ना इनके पास 2/3 थे, ना ये इकट्ठा कर पाए, ना भविष्य में कर पाएंगे, और ये हमारी जीत है। देखिए, उस दृष्टि से यदि आप कहें कि विपक्ष जो है वो सरकार को जो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन थे जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, चाहे वो एफसीआरए हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, एक्सटेंडेड सीट्स का मामला हो, या फिर डिलिमिटेशन का मामला हो, ये जितने कानून थे, ये जितने प्रपोज्ड बिल थे जिसके बारे में बहुत देश भर में चर्चा हो रही थी, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। और मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि ऐसे बिलों को पास कर दिया जाए। उसके वैचारिक अधिष्ठान से भी कुछ जुड़े हुए बिल थे, जो खास करके जो मैं एफसीआरए का कानून मानता हूं, वो खास करके देश में कन्वर्जन करने वाले जो एनजीओ काम कर रहे हैं। उसके लिए तो कांग्रेस ने कहा कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया तब सरकार ने वो बिल रोका। देखिए, अब तो जो भी कहना हो वो कह दें, लेकिन सच्चाई तो यह है, इसी कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका का विदेश मंत्री कलकत्ता में पहुंचा था चैरिटी ऑफ मिशन में, उसी दिन हमने इसी कहानी कुर्सी में जिक्र किया था। मैंने कहा था कि ये एक मैसेज है देश के लिए और इस मैसेज को हमको पढ़ना चाहिए। मान रहे हैं कि इस पर अमेरिका का दबाव रहा होगा पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड का। मैं तो फिर जो कहता हूं उस बात को आप लोग अनसुना कर देते हैं जिसका मैं जिक्र करता हूं कि डेमोग्राफी बदलने के बाद ये देश नहीं बचेगा। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। जब लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, तो देखो कि कैसे इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हमारे और अमेरिका के दबाव में ये बिल रुक गया। नहीं, मैं हमारे और अमेरिका के दबाव मैं कह रहा हूं, लेकिन एक खबर और एक आ रही है, कह रहे हैं कि अमेरिका को उसमें वो लाना चाहते हैं कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी। बिल्कुल, और साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि हम और अमेरिका एक साथ हैं। हाँ, इस मुद्दे पर हम और अमेरिका एक साथ हैं। लेकिन एक चीज, तीसरा देश दबाव डाल रहा है, हमारे मामलों में दखल दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। एक जानकारी ऐसी निकल करके आ रही है, वो हालांकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानकारी आई है, इसको मैं पुष्ट नहीं कर सकता हूं, कि अमेरिका की सरकार से बातचीत इस बात का चल रहा है कि आप जो भी फंडिंग करेंगे भारत में, वो भारत सरकार के रूटेड होकर के जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तो उनके विदेश मंत्री का बयान आ गया है।
उनके विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है, ऐसे तो ऑन ये- रिकॉर्ड बयान है। ये- बता दो, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में ये बहस चल रही है कि एनजीओ के फंड रोके जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने, क्या नाम है सर उनका, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है अभी 4-5 रोज पहले का। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका से जो भी एड किसी भी देश को जाएगी वो सीधे एनजीओ को नहीं जाएगी, उस देश को जाएगी। ऑन रिकॉर्ड, देश की मदद करने के लिए पैसा भेज रहे हो ना, हमारा पैसा, उन्होंने कहा। तो ठीक है, सीधे भारत को भेजना तो भारत सरकार को भेजो, भारत के किसी एनजीओ को नहीं। भारत सरकार उस पैसे को जहां लगाना चाहेगी वहां लगाएगी, आप उसको फंड करो। ये वहां के विदेश मंत्री का बयान है भाई दी। अगली खबर पर सर जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, हाँ, बंगाल की एक खबर है। बंगाल में शुभेंदु सरकार खूब एक्शन लेती है आजकल। एक एक्शन और लिया, लेकिन गिरने के बाद। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु सरकार ने इस कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज, इन पर एक्शन लिया। विवाद समझिए क्या था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने का आरोप है इन पर। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस पर। इन्होंने उनको युद्धबंदी कह दिया था, तो उस पर खूब हंगामा हुआ। इनको एक अवार्ड मिला हुआ था स्टेट का, बंग विभूषण, वो सम्मान इनको दिया गया था, वो सम्मान वापस ले लिया गया है। कुछ दिनों पहले अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी, माफ कीजिएगा, युद्ध अपराधी कहा था। साथ ही आजादी की लड़ाई में नेताजी की लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी प्रश्न उठाए थे। अब मुख्यमंत्री के नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के मुख्यमंत्री ने इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई दी है और इनका अवार्ड जो है वो वापस ले लिया गया है। अनंत महाराज को इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने यह अवार्ड बंग विभूषण दिया था। तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि ये ममता जी बीजेपी के सांसद को क्यों, बीजेपी के नेता को क्यों अवार्ड दे रही थी। तो उनको लगता था कि ये इनके दिन वहां नहीं अच्छे चल रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पार्टी को एक बार फिर एम्बैरेस किया, तो इस बार पार्टी ने अवार्ड वापस ले लिया इनसे। समीर जी, देखिए, अनंत महाराज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद जरूर रहे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। अच्छा। उनका पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी के साथ था और उन्होंने चुनाव के दौरान जो बयान दिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाले थे। और मुझे लगता है कि इसी आधार पर ममता बनर्जी ने जब देखा कि वो लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पुरस्कार दिया गया था। अब जिस तरीके से उनका जो बयान आया, तो सरकार को लगा कि भाई अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से चुनाव हार चुकी है, पार्टी टूट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत ताकत के रूप में आ चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी को अनंत महाराज की कोई बहुत जरूरत नहीं है उनके राज्यसभा में रहने से। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी से लगभग अलग हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे साथ वैसे भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, अब इनसे एक बार का हिसाब किताब कर लिया जाए। जो विधानसभा चुनाव इन्होंने कहा क्यों, ये समझ में, ये मतलब बंगाल में तो इनको खुद को भी राजनीति करनी है ना, ये सारी मतलब बातें इनका कहना, ये बड़ी अटपटी बात थी और ये कई दिनों से इसको लेकर के वहां हंगामा चल रहा था। पश्चिम बंगाल में एक कंट्रोवर्सी और चल रही है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है और इसको कोर्ट लेकर के गई हैं ममता बनर्जी की पार्टी। कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और वो उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि लाउडस्पीकर लगे रह सकते हैं, अजान होगी, लेकिन एक निश्चित मात्रा की डेसिबल के नीचे उसकी वॉल्यूम रहनी चाहिए। इस आदेश के बाद फिर ये लाउडस्पीकर उतारने के ये जो काम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये किस आधार पर किए जा रहे हैं, इसके लिए कोई आदेश तक नहीं निकाला है। एक पीछे बड़ा आंदोलन आप देख रहे हैं, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं, ये भी ममता बनर्जी के बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्होंने इसको लेकर के एक मार्च, प्रोटेस्ट मार्च किया था। तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करने की भी बात की है टीएमसी ने इसको लेकर के। कल्याण बनर्जी को सुनिए। Public interest litigation matter, challenging the actions of the police to give directions to remove the loudspeaker from the mosque. There is a judgment of the Calcutta High Court Division Bench judgment that Azan is allowed subject to strict compliance of the loudspeaker can be used at the time of Azan, subject to sound decibel which has been given. Now the state government through the police, without passing any directions, official directions, public notice, written order, they are removing the loudspeakers from the mosque. सर, अब ये मतलब लड़ाई सड़क पर तो लड़ी जा रही थी, अब कोर्ट भी पहुंच गई है।
हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान ही नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप 5 बार आप हमको ये कहते हैं, बताते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजा के लायक नहीं है, तो आप हमको बताते हैं कि राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, ये पूरी सर लॉ पे बात करें, लॉ पे। हाँ, तो मैंने कहा ना कि मैं इस दृष्टि से भी देखता हूँ, और पहले नहीं हुआ करता था, अब होना शुरू हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर हटाया गया है, और यदि कलकत्ता में भी यदि हटाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी हटाया, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर से हटाया जाना चाहिए। आपको अजान करनी है, आपको इस प्रकार की इंटॉलरेंट बात करनी है, तो आप अपने घर के अगेन सर मैं कहूंगा लॉ पर बात करनी चाहिए। लॉ फर्क नहीं करता, कानून फर्क नहीं करता मंदिर मस्जिद में। तो सर वो तो कहता है हर जगह पर, हर जगह से जो भी आवाज आए तो उसकी मात्रा वो इस पैमाने पे होनी चाहिए। सर मैं तो कहता हूं कि आप मंदिरों से भी आप बड़े बड़े आप जो जोर जोर से आप करते हैं, मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं हूं कि आप रात जग्गा करते हैं और आप एक सोसाइटी से लेकर के पूरे आप शहर की सोसाइटियों को आप सुनाते हैं। मुझे लगता है आपकी भक्ति भावना है तो आप अपने तक आप उसको सीमित रखिए। एक प्रेमाइसेस, एक सर्टेन डेसिबल है। हम कई बार देखते हैं जागरण होता है, जागरण में जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्ग को जो है एक सर्टेन डेसिबल के बाद उनके जो हृदय है, दोनों आवाजें साथ साथ उठनी चाहिए ना। नहीं, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन हुआ था इसमें अगस्त में, इसी अगस्त में, उसमें यही था, सिर्फ वो मस्जिदों के लिए नहीं था, वो मंदिरों के लिए भी था कि दोनों से जो है लाउड स्पीकर जो है हटाए जाने चाहिए। और इसको लेकर पुलिस जो एक्शन ले रही थी या वर्बल तरीके से बोल रही थी कि हटाओ, तो ये हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने पूछा कि भाई सरकार से क्या आप इस पे क्या करना चाहते हैं, ये इस मामले को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों के लिए ये किया, ये रिलीजियस प्रैक्टिस का मुद्दा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैटेगरीज में बांट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई औद्योगिक है, आवासीय, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके लिए अलग अलग डेसिबल हम सेट कर देते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो औद्योगिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिन में 75 डेसिबल का होना चाहिए और रात में 70 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55, और साइलेंट जोन स्कूल है, अगर वहां पर हॉस्पिटल है तो वहां पर 40 डेसिबल से ज्यादा की आवाज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब उससे ज्यादा अगर आप बजाओगे, मस्जिद के लिए भी कहा कि 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है कि इसको टीएमसी ने खुलकर इस पर जो है एक पक्ष लिया है, और वो मुस्लिम समाज को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। कल्याण बनर्जी भी लेके गया था हाई कोर्ट में ना। डेसिबल पर जो कानून, जो आप बात करें, कानून के हिसाब से जो कानून बनाया जाए सबके लिए लागू हो जाए। लेकिन हो सकता है शुभेंदु सरकार ने सबका साथ सबका विकास के लिए फैसला किया हो, और मुझे लगता है हटा ही देना चाहिए। डीजे जो वॉइस करते हैं उससे ज़्यादा डेसिबल अजान का होता है वहाँ पे मस्जिदों में, तो इनको हटा ही देना चाहिए। तंज है इसमें सर। मैंने कहा ना कि जब सुरक्षा देनी हो ना, कुकर्मों की सुरक्षा देनी होती है तो लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैंने तो कहा कि डीजे नहीं बजना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब अजान को सुरक्षा देनी हो ना, तो यही सेकुलर हिस्टेरिया बोलते हैं, इसी को सेकुलर हिस्टेरिया। कानून की बात कर रहे हैं ना, कानून में जो डेसिबल दे रखे हैं उतना चलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो राजनीतिक। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब चुनाव की दृष्टि से सबसे हॉट स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट यही है। और यूपी आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश और इतनी ज्यादा सीटें वहां पर हैं कि उसको जीतना केवल प्रदेश के लिए नहीं, फिर वो 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भी सबसे अहम काम है। अब उसको लेकर के बीजेपी एक कोई बड़ी स्कीम महिलाओं को लेकर के लाने वाली है, ऐसी चर्चाएं हैं। हमने भी सुनी, अखबारों में भी पढ़ी, हमने भी आपको बताया कि 50,000 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे, ऐसी कोई स्कीम पर बात चल रही है, जिसमें जो पहली किश्त है वो 20,000 रुपए की होगी, और वो 20,000 रुपए चुनाव से पहले मिल जाएंगे। चुनाव में 6 महीना तो रह गया, और उसके बाद फिर 10-10,000 की किश्तों में वो पैसा दिया जाएगा। महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं, सेविंग्स कर सकती हैं, इस दृष्टि से ये पैसा दिया जाएगा। बिहार में ऐसा किया गया था, 10,000 रुपए दिए गए थे महिलाओं को, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला। बीजेपी इसको रेवड़ी नहीं मानती। बीजेपी कहती है ये महिला सशक्तिकरण की तरह है, इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। जो वो 2-2.5 हज़ार रुपया सीधा महिलाओं के खाते में पर महीना जाता है, उससे अलग ये है, क्योंकि ये एक मुश्त पैसा मिलता है और उस रकम से कुछ एक्चुअली किया जा सकता है। ये अलग बहस है, हमने कल इस पर बात की थी। इस पर अखिलेश यादव जी का रिएक्शन आया है, अभी सोशल मीडिया पर ही किया है, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि इस खबर में कुछ सच्चाई है। उन्होंने जितना लंबा पोस्ट इस पे किया और जिस तरीके की बातें और फिर अपना वादा जो किया, उससे ऐसा लगता है कि वाकई सच में ये चर्चाएं सही हैं और ये ऐसी किसी स्कीम पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा ये जुमला है, ये 20,000 रुपए वाला पहला किस्त का जुमला है।
उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो पहले क्यों नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं ये चुनाव से पहले। अगर ये 50,000 रुपए पिछले 10 साल देते तो कितने लाख रुपए जो हैं वो अब तक महिलाओं के खाते में जो है वो जा चुके होते। फिर वो कह रहे हैं कि इसके हिसाब से देखें तो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे महिलाओं को, आप दे रहे हैं केवल 20,000 रुपए, मतलब 5 लाख का 4%, तो 96% भाजपा डकार गई। अब उन्होंने अपना गणित लगा लिया, ऐसे ही कहने की बात है, आप मतलब आरोप में कुछ भी कह दें। फिर उन्होंने कहा कि भैया वो जो 15 लाख का वादा किया था वही दे दो इसके साथ जोड़ करके, और फिर वो कहते हैं कि अंत में हम देंगे असली, और हम 40,000 से शुरुआत करेंगे जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल, मतलब हम 40,000 रुपया महिलाओं को एक मुश्त देंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से डबल ऑफर कर दिया है, ये 20,000 कह रहे हैं, हम 40,000 आपको देंगे। तो ऐसे ही गाड़ी जो है शुरुआत होती है, लेकिन आमतौर पर जो सरकार में होता है उसको ऐसी स्कीमों का लाभ मिल जाता है। हमने तो यही देखा, चुनाव के इतिहास यही बताते हैं। पिछले अगर आप 2-5 साल के चुनाव में, क्योंकि उससे पहले तो ये चलन नहीं था, जब से ये शुरू हुआ है ज्यादातर इंकम्बेंट गवर्नमेंट को ऐसी डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स का फायदा होता हुआ हमने देखा है। सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर मौक़ों पर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उस पर भरोसा होता है, क्योंकि एक तो वो पहले ही पैसा दे देती है जी। जो दूसरी पार्टी है वो तो वो ये वादा करती है ना कि जब वो आएंगे तब देंगे, तो उसका एक बड़ा असर होता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया था, उन्होंने जब उसके अपवाद हैं, उसके अपवाद भी हैं, इसलिए मैंने कहा कि उसका भी जिक्र कर दें। झारखंड में हेमंत सोरेन को हुआ, हेमंत सोरेन बीजेपी ने वादा किया था लेकिन हेमंत सोरेन एक्चुअली दे पाए, हाँ, तो उनको फायदा हुआ। तो जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को नहीं हुआ इसलिए किया क्योंकि वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बाद भी किया। लेकिन सवाल तो वही है कि क्या योगी सरकार प्रधानमंत्री जी के वादे, प्रधानमंत्री जी का निश्चय, प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उसके खिलाफ जाना चाहती है? सर अब मतलब ये तो आप सबको पता है भाई, तो ये यूपी हारना किसी भी सूरत में कोई रिस्क ले सकती है क्या बीजेपी इस वक्त, इस वक्त परिस्थितियां हैं देश की? नहीं, मैंने सुना योगी सरकार ने तो बहुत काम किया है, तो उसके भरोसे भी जीत सकती है सरकार, और कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अब इस पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तब कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग को मिलकर इस पर एक नीतिगत फैसला करना चाहिए कि ये हम नहीं अब आप मुझे बताइए, आपको ये बताना चाहिए कि ये ऐसी स्कीम जो है ये वाकई कोई गारंटी है क्या जीत की? गारंटी का 50%, 30%, 40% तो है ही, है बड़ा हिस्सा है, इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे ये भी लगता है कि भाई आपको डर लग रहा है कि कहीं ये जो 100% डर है कि इंश्योरेंस है, दोनों होगा। पहली बात तो विजय जी ने बहुत भले मन से बोला है, इसमें आप लोग तंज, दर्शक लोग तंज मत समझिएगा, बहुत भले मन के आदमी है, भले मन से बोला है कि बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बिल्कुल काम किया है। जो उत्तर प्रदेश में यदि परिवर्तन यदि आप देखेंगे तो वाकई बहुत लाजवाब प्रदर्शन हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि क्या विकास अकेला आपको जीत के दरवाजे तक ले जाता है? मैं मानता हूं नहीं। और खुद ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका एक उदाहरण है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने पैसे लगाए कि यदि आज वाराणसी जाएं, और हम अपने शादी के लिए कभी गए थे 1995-96 में, उस वाराणसी और आज वाराणसी में उन्हें जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता ही नहीं लगता है क्या वाराणसी बदल गया है। मनोज सिन्हा के लिए कहा जाता था कि मनोज सिन्हा जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कायाकल्प कर दिया है। मनोज सिन्हा तो चुनाव हार गए, और जो लोग बताने आते थे कहते थे कि इसे उनका तो जीतना तय है। जो मनोज सिन्हा की बात करता हूं, जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि प्रदेश का प्रधानमंत्री ने इतना, ऐसा भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत समय भी दिया है, हर तरह से मदद भी किया, गांव गांव तक पहुंचे, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री 1.5 लाख पर आकर के सीमित हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सामाजिक समीकरण एक। दूसरा बात, राहुल गांधी की वो बात कि फटाफट हम इतना पैसा आपके, जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन हम दे देंगे। तीसरा, आरक्षण का मुद्दा, ये इतना डोमिनेट किया कि बाकी सब चीजें परतों में चली गई, पीछे चली गई। तो इन सब की काट है पैसा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए देश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही हो या कोई और सरकार कर रही हो। लेकिन चूंकि सभी कोई अब इस रेस में है, तो भारतीय जनता पार्टी अपवाद होकर के खड़ी नहीं रह सकती है। लोकसभा का भी
साइड इफेक्ट है सर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उत्तर सबसे बड़ी प्रदेश बात में। तो वही है। 37 सीटें पर अखिलेश यादव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा, अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और कोई भी ऐसा कॉलम खाली मत रहने दो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप क्या नुकसानदायक हो सुन रहे हैं सकता है। वैसे इस स्कीम के बारे में? सच में ही आने नहीं, जा रही स्कीम तो तैयारी हो रही है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसकी बड़ी घोषणा कर सकते हैं कल 15 अगस्त को। ये हो सकता है है? अभी मतलब कल, मतलब एक और स्टेट के लिए, स्टेट के announcement पूरे केवल देश के लिए कर सकते हैं ना, महिलाओं को लेकर। उसमें यूपी के महिलाएं भी आ ये जाएंगी। तो हम भी सुन रहे हैं कि ये पूरे महिलाओं को देश में लेकर महिलाओं, हाँ, नौजवानों के भाई, लिए, नौजवानों के लिए महिलाओं कर सकते नहीं, हैं। युवाओं के लिए कोई बड़ी स्कीम का युवाओं के ऐलान लिए हो लेकर सकता है। आएंगे, हो सकता है महिलाओं के लिए कोई अलग से योजना वो प्रधानमंत्री लेकर आए। जैसे लास्ट टाइम वो लेकर आए थे लखपति दीदी योजना लेकर आए थे कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट प्रधानमंत्री ने तय किया था 2023 में, उसकी घोषणा की थी उन्होंने 15 अगस्त ठीक को। है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य में भी योगी सरकार अगर लेकर आते हैं तो लेकर आना तय है, क्योंकि विकास तो है लेकिन इसके साथ इसका एक सपोर्ट मिल जाए तो सरकार की वापसी सुनिश्चित हो जाती है। मुझे लगता है सरकार बढ़ेगी इस पे आगे। कल एक बयान आया था, हम कल नहीं दिखा पाए थे आपको, लेकिन उसको जोड़ करके आज योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है। शिवपाल यादव जो चाचा जी हैं अखिलेश यादव जी के, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई, जब ये सरकार में थे तो बहुत पावरफुल हुआ, सरकार में मंत्री हुआ करते थे और पार्टी भी वही चलाते थे, ऐसा सुनते थे। तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, ये कुछ दिनों पहले, अभी 2-4 रोज पहले ये आजम खान से मिलने के लिए जेल भी गए थे। तो आजम खान से मिलकर के जब ये बाहर आए तो इनसे बातें हुई, तो कुछ इन्होंने कहा हम सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो किसी ने पीछे से कहा कि आजम खान जी को रक्षा मंत्री बना देना, किसी ने यही बोला कि आजम खान जी को रक्षा मंत्री बना देना। तो उन्होंने कहा रक्षा मंत्री कैसे बना देंगे, उनको हम गृह मंत्री बनाएंगे, ये शिवपाल यादव ने कहा। तो इस पर आज बोले हैं योगी आदित्यनाथ। तो पहले शिवपाल जी सुना दीजिए और फिर उनके बाद योगी जी ने कैसे जवाब दिया वो सुना दीजिए। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है। अब योगी जी को तो मौका मिला, ये तो ऐसी बॉल है जिस पर उनको मारना ही था छक्का, उन्होंने मारा। लेकिन क्या शिवपाल यादव ने ये बयान यूं ही दे दिया, यूं ही मजाक में किसी ने कहा तो उन्होंने कह दिया कि आजम खान को हम अगर चुनाव जीत गए तो गृहमंत्री बनाएंगे? वो कुछ नहीं बनाने वाले आजम खान को। आजम खान के साथ खड़े होना होता तो कितने चक्कर जेल के लगाए हैं, अखिलेश यादव कितनी बार गए और आज वो शिवपाल यादव तय भी नहीं कर सकते कि कौन गृह मंत्री बनेगा। शिवपाल यादव, लेकिन क्या इससे कोई नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी का? मैं नहीं मानता। इसका उदाहरण केवल एक है, मतलब मेरे पास एक प्रमाण है। अभी जब एफसीआरए बिल पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो वो जब जेपीसी को बिल दिया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक ही भाषा में उसका एतराज किया। एक भाषा में खड़े हुए केसी वेणुगोपाल तुरंत कहा कि दिस इज एंटी माइनॉरिटी, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोलते हैं। फिर अखिलेश यादव तुरंत खड़े हुए 2 सेकंड के बाद उन्होंने कहा बीजेपी आज तक ऐसा कौन सा बिल लेकर के आई है जो एंटी माइनॉरिटी ना हो। तो दोनों ने उसको सीधे माइनॉरिटी से जुड़ा। तो वो तो माइनॉरिटी की बात खुलकर कर रहे हैं, उनको इससे क्या नुकसान होगा? योगी जी को पंप करते हैं, योगी जी आगे इनको पंप करते हैं, ये मुद्दा ऐसा है। देखिए, ये तो बात साफ है ना कि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट को एक साथ रखना चाहते हैं और यही उनको डर भी लग रहा है। AIMIM जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बातें कर रहा है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट ना बिखर जाए। अब वो इनके लिए बात कर रहे हैं तो अजीब लगता है कि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री आप बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर 84 मुकदमे हों, जिसको MP MLA कोर्ट ने जो है 10 साल की सज़ा सुनाई हो। तो थोड़ा अजीब बातें जरूर हैं, लेकिन क्या जनता इसको नहीं समझेगी? मुझे नहीं लगता कि जनता इस तरह की हरकतों को जो है वो समझ नहीं पाएगी। यही तो नहीं बोल दिया ना शिवपाल यादव ने? नहीं, शिवपाल यादव ने अपनी कोशिश की है, मैंने आपको उसका बताया कि वो मुस्लिम वोट को एक साथ रखना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश। मुझे जरा सोच के देखिए सर, मतलब यूपी जैसे प्रदेश में आजम खान गृहमंत्री कह रहे हैं। शिवपाल ने अगर ये बयान ने बहुत अच्छा किया है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के काम आएगा। बिल्कुल।
और आपको ध्यान होगा कि पिछली दफ़ा भी जब चुनाव हो रहा था तो माना जा रहा था कि बहुत समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो सोर्स थे वो बताते थे कि प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई थी योगी जी से और यही आकलन चल रहा था कि वी विल बी क्लोज टू द मेजोरिटी बट प्रोबेबली विल नॉट बी। ये उस समय की बातें इस प्रकार की चल रही थी, सच्चाई इसमें क्या है नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में होगा कि उस समय मुसलमान कुछ नौजवान लड़के निकल के आए और थानों को धमकाने लगे, थानेदारों को धमकाने लगे, चौराहों पर धमकी देने लगे कि भैया को आ जाने दो। भैया मतलब तो अखिलेश कहा भैया था ना, का। वो मुख्तार अंसारी के बेटे ने तो विधायक भैया था। भैया को आ जाने दो, तो उसको एक सेंटेंस ने पूरा पाया काया पलट कर दिया। और मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जब लखनऊ में था तो कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हो सकता है, मैं सुन लीजिए, बांग्लादेश से लेकर के, बंगाल से लेकर के मुलायम सिंह का राज में मुस्लिम आतंक क्या होता है इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लोगों का एक जन जागरण, हिंदुओं का जागरण करेंगे कि मुलायम सिंह के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ देने के बाद तुम्हारी बहन स्कूल तो जाएगी लेकिन लौट आने की गारंटी नहीं होगी। अरे कुछ अब नए मुद्दे भी उठाने चाहिए हमारे नेताओं को, भाई कुछ और भी बात हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बातें होती हैं, इलेक्शन में सब कुछ बताया जाता है। योगी जी सरकार में तो अपना काम भी बता पाएंगे। मैं तो अखिलेश जी के लिए भी कह रहा हूं, अखिलेश जी के लिए ऐसा नहीं कि ऐसे बोलने वाले लोग नहीं मिलते कि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मतलब काम किया उन्होंने, ऐसे बोलने वाले लोग मिलते हैं। ये उन 5 सालों में ठीक ठाक काम भी हुआ था, बाकी आरोप अपनी जगह पर हैं। लेकिन फिर चुनाव में उसी राह निकल चलते हैं, फिर पीडीए, फिर वही मतलब 80-20, वो सबको वहीं पर पहुंच जाना होता। और मुझे नहीं लगता कि इस बयान से कोई समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है कि वो इसको थोड़ा सा पोलराइज करके उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक दल वहीं तो पहुँचते हैं, वहीं तो बात कर रहे हैं। अभी एक आध दिन और इंतजार कीजिए, फिर कुछ और बयानों पर आ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि सब एक ही थाली में है बैठे हुए। वोटर जानते हैं इस बात को ना कि वोटर जानता है, वोटर तो ये भी जानता है, इससे कोई फर्क नहीं दल भी पड़ता। जानते हैं ना कि वोट किससे मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आप ऊर्जा मंत्री से बिजली की मांग करोगे और वो कह देंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, तो वो जानते हैं कि जय श्री राम के नाम पे वोट मिलना है मेरे को। जब राजनीतिक दल भी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो ही वोट मिलेंगे। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, अस्पताल बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, पॉल्यूशन फ्री आपको हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, इसके ऊपर तो कोई वोट मिलना नहीं है आपको। जिस पे वोट मिलना है, राजनीतिक दल भी कहते हैं कि ठीक है जनता को ये वोट अंत में इस पे मिलना है, इसी पे वोट, बट आखिर वो तो हिंदू मुसलमान मुख्यमंत्री पे जी वोट को ऊर्जा मिलना है। मंत्री पर तो वोट मिलना नहीं है, ये तो वो भी जानते हैं। नहीं, मैं दोनों बातें कर दूं। देखिए, नहीं इसको चूंकि वो तंज हमेशा करते हैं। आप यूपी में रहते हैं ना? नहीं, मैं यूपी में रहता हूं तो इसलिए मैं बोल सकते हैं आप। नहीं, यदि मैं बिहार में भी होता, बिहार का भी होता, आपको अनुभव है यूपी का, मैं ये कह रहा हूं। मैं 2 चीजें बोल रहा हूं। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक एक सच्चाई है इस देश में, और मुसलमान कभी भी एजुकेशन, शिक्षा, डेवलपमेंट पर वोट नहीं करता है। वो हमेशा अपने रिलीजन, आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर पोलराइज होता है और भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानता है। मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि शुतुरमुर्ग की तरह अपना गर्दन घुसेड़ दे और कहे कि नहीं मुसलमान हमको वोट करता है तो ठीक है, वो अपना समझे। लेकिन मैं एक बात सुनिए, एक लाइन अपनी खत्म कर दूं। उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू ध्रुवीकरण आवश्यक बन जाता है। मैं एक बात आपको कह दूं, मैं ये बात यदि कई दिनों से सेकुलर कहना चाह रहा था, होता, इस पर बात तो हो, सेकुलर होना नहीं, एक बात होनी चाहिए सर। जैसे हम कहते हैं कि देश में मुस्लिम वोट बैंक है, वो बात ठीक है और वो एक माइंडसेट से वोट करता है, ये भी ठीक है कि मुझे बीजेपी को हराना है। देश में एक हिंदू वोट बैंक भी है सर। वो हिंदू वोट जो बीजेपी को पक्का वोट मिलता है, उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? सुन लीजिए, आप उसको आप सवर्ण कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो भी तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट करता है ना, चाहे कुछ हो जाए। तो वो हिंदू वोट है कि नहीं है? नहीं, वो मुसलमान को वोट कर रहा है क्या? मान लो उनका एमपी, इसको ऐसे देखिए ना। हाँ, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां आकर के लड़ जाते हैं चुनाव और जीत करके भी चले जाते हैं। एक जगह हार गए थे, किशनगंज से गए थे तो हार करके चले आए थे, लेकिन यहां पर जीत के भी चले आते हैं। मुसलमानों को हिंदुओं ने वोट किया है। गुलाम नबी आजाद यहां आकर के चुनाव लड़े, यहां से जीत करके गए
और मुसलमानों ने क्या, हिंदुओं ने भी वोट किया है, कांग्रेस को वोट करता था, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करता था। लेकिन जब मुसलमान की दृष्टि से अपने आप को सोचेगा तो हिंदुओं को हिंदू के नाते सोचना उसकी मजबूरी होगी। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि तुम्हारी घर की बेटियां जाएंगी लेकिन लौट के आएंगी, इसकी गारंटी नहीं होगी। अखिलेश राज में, मुलायम सिंह के राज में नहीं होता एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ी कर ली ना, किया है, लेकिन अभी भी उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। जैसे बंगाल के हिंदुओं को इतना दिन सेकुलरिज्म जाने के बाद जब उनकी बहन बेटियां उठनी शुरू हो गई ममता के राज में, तब उनको पता लगा कि नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमको हिंदू। अगली खबर सर, अगली खबर, ये भी बड़ी खबर है, इसकी बात कर लेते हैं। देश में जनगणना होने वाली है, अगले साल शुरू हो जाएगी, और जो उसमें सवाल पूछे जाएंगे वो 40 सवालों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये आपको मैं एक बार बताना चाह रहा था कि ये 40 सवाल क्या हैं और क्या इसमें वो जाति वाला सवाल है। तो ये 40 सवाल होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी लिंग पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज पूछी जाएगी, आपकी आप विवाहित हैं कि नहीं पूछा जाएगा, तमाम तरीके की तो नॉर्मल बातें, आपका धर्म पूछा जाएगा। 10वां जो इसमें 10वें नंबर पर जो सवाल है वो है आपकी जाति को लेकर। उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, मतलब ऑब्लिक कास्ट, मतलब SC हैं तो बताइए, ST हैं तो बताइए, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर अपनी जाति बताइए। ये इसमें 10वां सवाल है। इस पर हमने एक बात किया था कि इस पर ये चर्चा हो रही है कि भाई सरकार को क्लासिफिकेशन के लिए इसके अंदर ऑप्शंस देने चाहिए थे कि लोग उसमें से चुन पाएं अपनी जाति, बजाय कि आप सिर्फ लोगों से पूछें और लोग लिख दें। तो वरना फिर आप कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? इसका मकसद ही ये है जनगणना से जाति पूछने का कि हमें ये पता चले कि हमारी सोसाइटी में जाति के आधार पर कौन कहाँ है, वो कितना पिछड़ा है, उसके पास कितनी धन संपदा है, वो कितनी नौकरी में है कि नहीं है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको कौन सी स्कीम का लाभ मिल रहा है, कौन सी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा, ताकि ये सरकारों के काम आए। वरना हम सेंसस कराते ही क्यों हैं? सरकारों के लिए काम आए इसलिए कराते हैं, प्लान कि आप उसके हिसाब से प्लान करें अपनी योजनाओं को। लेकिन अभी इससे वो काम नहीं हो पाएगा, ये हमने कहा था। 40 सवाल हैं सर, इसमें बाकी ये भी पूछा गया है। काफी है पेंडोरा बॉक्स खोलने के लिए, और इससे साफ हो रहा है कि भी सरकार जाति पर जनगणना को आगे नहीं बढ़ना चाहती, मतलब इसको वहां तक नहीं पहुंचाना चाहती जो उसका मकसद होना चाहिए। क्योंकि जब जातियों की संख्या फिर वही 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 48 लाख निकली थी जातियां। हाँ, तो फिर यही सवाल होगा और कि 2027 में वैसे ही आने वाली है, फिर 29 में चुनाव। इससे अलग तो कहीं कोई जाति जनगणना नहीं होगी ना सर, यही है ना, यही है, सब कुछ यही है, जो सब कुछ यही है, बिल्कुल यही है। तो लेकिन उससे कहीं पर आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे यदि उसको क्वांटिफाई किया जाता, सिवाय SC और ST के। SC और ST तो पहले से ही है। हाँ, मतलब उसकी गिनती अलग ही होगी। हाँ, उसकी तो अलग होगी, लेकिन बाकी किसी जाति की अलग गिनती मुझे ऐसा लगता है कि दलित चिंतक भी वे बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ने कहा था रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। और चूंकि इस देश की राजनीति इतनी अस्तरहीन हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका हिम्मत नहीं कर सकता है। नहीं तो जो जाति है उसके आधार पर आपको आरक्षण का बेनिफिट मिला था, व्यक्ति के नाते आपको नहीं मिला था, जाति के नाम पर आपको मिला था। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन गई जाती है कि आपकी जाति में जो पिछड़ गए हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो सरकार इसीलिए तरीके से करना चाहिए ना, मेरे समझ से सरकार को उसका करना चाहिए। दूसरी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन है, जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी में चाहे जरा देखें तो सही कि कुर्मियों का कितना है, कोयरी का कितना है, यादव का कितना है। नहीं, इससे पता लगेगा, उससे उनका एकेडमिक बैकग्राउंड पता लगेगा। सुन लीजिए मेरी बात, जैसे सर्वे आया था जो 2011 का सर्वे था, जातीय जनगणना जो हुई थी बिहार के अंदर में, उसमें भी ट्रैक्टर कितना सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा सब पूछा जाएगा। वो इससे वो काम होगा क्या? मैं जो मॉडल अभी दिखाया सामने, जो अभी है, अभी तो पूरा पता नहीं लग रहा है कि उसमें जातियों की सब कैटेगरी जाती है। आप मुझे बताइए, जो सरसंघ चालक ने कहा और जो सरकार ने पेश किया, दोनों एक ही उस पर? देखिए, सरसंघ चालक जी ने तो ये कहा कि जब तक इस देश में असमानता रहेगी, मैं पूछ रहा हूं, दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। सुन लीजिए भैया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सरसंघ चालक सर, आप ये बहुत छोटे सर, वो लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जब तक इस देश में असमानता रहेगी जी, तब तक जातीय आरक्षण भी रहेंगे। चलिए सर, अभी तो कुछ आपको बता दें, 14 अगस्त का हाल भी, 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी का जश्न बनता है। हमारे यहाँ हमने अभी कार्यक्रम की शुरुआत किससे की थी? विभाजन विभीषिका दिवस से। तो हम आज के दिन को
मानते हैं एक हमारे लिए सोचने का, हमारे लिए एक दुख का दिन है, पाकिस्तान के लिए जश्न का दिन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है, अगर भारत रास्ते पर नहीं आता है तो उसको सीधे जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की शांति को कमजोरी ना समझा जाए। ये सिंधु जल समझौते को लेकर शहबाज शरीफ बौखलाकर ये सारी बातें कर रहे थे। अब बरसात होती है तो वो कहता है भारत ने बाढ़ ला दी, गर्मियां आती हैं तो भारत ने पानी नहीं दिया, सूखा पड़ गया वहां पर। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि हमने अपनी तरफ से आतंकवाद के प्रायोजन के पाकिस्तान जो करता है उसके जवाब में हमने उसको अबेयंस में डाला, होल्ड पे डाल दिया है। कोई पानी वानी तो रोका नहीं है, ना वो काम एक दिन में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर खूब शोर मचता है, लगातार होता है। और वो कहता है कि भारत एक तरफा इस संधि को बदलना चाहता है। वो इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह में भी गया हुआ है। भारत कहता है इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, और पाकिस्तान जहां चाहे जाकर के शोर मचाए, भारत को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम भारत बांध बनाएगा तो हम मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे, हम युद्ध छेड़ देंगे। पहले कश्मीर के लिए कहते थे ये हमारी शारग है, कश्मीर की मतलब हमारी ये नस है हमारी कश्मीर। अब वो इसको कहते हैं, सिंधु नदी को कहते हैं कि ये हमारी शारग है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी। सुन लीजिए शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को भारत के खिलाफ बोलना था तो इससे अच्छा मौका नहीं था उनके पास, और वो बिल्कुल सही समझ में आता है कि वो क्यों बोले, क्योंकि उनको भारत से इस वक्त कोई मतलब नहीं है। मतलब तो उनको अंदर खाने हैं ये उनके देश में जो हो रहा है। पीओके जल रहा है बलूचिस्तान में, अभी इन्होंने एयर स्ट्राइक करके अपने लोगों पर बमबारी की है, उसमें 30 लोग मारे गए। अपने लोग, 2 दर्जन से ज्यादा अपने लोग मार दिए एयर स्ट्राइक करके बलूचिस्तान में। पाकिस्तान ने वो देश है। खैबर पख्तूनख्वा में इनको तहरीक वो टीटीपी वाले नहीं छोड़ते, तो पूरा देश जो है छिन्न भिन्न होने की कगार पर खड़ा हुआ। और आसिम मुनीर क्या कहता है, हमें हार्ड स्टेट बनना है, हार्ड स्टेट। वो मतलब आसिम मुनीर अब इस वक्त हर प्रोटेस्ट को, जहां भी कोई लोग अपनी हक की आवाज पाकिस्तान में उठाएं, वो कहता है कि क्रश इट। ये वक्त नहीं है बातचीत करने का, किसी से कोई समझौता करने का, बातचीत से हल निकालने का। अभी इस वक्त हर तरीके के डिसिडेंट को कुचलो, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल नीति है। ये वहां टीवी उनको सुनेंगे, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर ने साफ कहा है आपको एक हार्ड स्टेट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और ये हार्ड स्टेट के लक्षण होते हैं कि फिर वो दुश्मन ढूंढता है देश के बाहर। तो वही काम शहबाज शरीफ ने किया है। बाकी सर बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरकार है उसका इकबाल तो खत्म ही हो गया है, और उनका कब्जे की स्थिति भी, अब उनके नियंत्रण की स्थिति भी वहाँ पर नहीं रही है। बलूचिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं, और पीओके वाला हिस्सा भी इस तरह से खड़ा हो गया है कि पूरे लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। हम, और वैसे यदि आप, ये नई बात नहीं है, आप देखें पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कोई परेशानी होती है वो भारत को दुश्मन के तौर पर पेश करने में के काम में लगा रहता है। भारत के खिलाफ बोलकर जो इंटरनल उनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर कब्जा करने की कोशिश होती है, और शहबाज साहब उसी पे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग भी अब समझ रहे हैं वहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पीओके में जो कुछ हो रहा है, उससे उनका नियंत्रण कम हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ समझिए, जो हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं वो अब नई तैयारियों में लगे हुए हैं। उसको राष्ट्रपति बनना है, उनको राष्ट्रपति बनना है। ऐसी खबरें आप सीरियसली सुन रहे हैं? सीरियसली वहाँ पर बहुत चल रहा है। मुझे पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और पाकिस्तान में ऐसा हो जाए कोई बहुत हैरानी वाली बात भी नहीं होगी। नहीं, और गड्ढे में जाएगा हर डिक्टेटर पाकिस्तान को गड्ढे में ही लेगा। गड्ढे में ही देखिए अभी तो पाकिस्तान जो है ना वो उसको बहुत उछलने का अवसर मिल रहा है। मक्का उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अब उनको लगता है कि साथ कर लिया, तुर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का alliance हो गया। तो अब उनको लगता है कि अच्छा अब हम जो है भारत से मतलब दुश्मनी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर अपने हाल क्या है, आज अभी कुछ समय पहले, अभी से बिल्कुल कुछ समय पहले 8 पाकिस्तानी जो पुलिस वाले हैं उनको पीओके में किडनैप कर लिया गया। पीओके में किडनैप हुआ? वो लोग तो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये सारे पीओके के। वहां पे किडनैप कर लिया गया, वो इलेक्शन ड्यूटी पे थे, उनको किडनैप कर लिया गया। आज क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है वहाँ पे ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो हालत पाकिस्तान में बहुत बुरी है, लेकिन उनको बार बार ये लगता है कि हम इस तरह के मक्का अकॉर्ड करके या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट करके हम जो है जो हिंदुस्तान है उसको डरा सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, उसको दबा। अभी जो सर कह रहे थे ना, आप सोचिए जरा एक देश की हालत, इसको बड़ा सीरियसली गौर करें। मैं जानता हूँ हम लोग, हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी देखते हैं। पाकिस्तान में सूबे कितने हैं?
सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, वो 40% है पाकिस्तान का, लैंड मास का 40% है बलूचिस्तान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा है, केपीके जिसको ये कहते हैं। एक बड़ा सूबा इनका सिंध है, सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब है, और ये पांचवा मान लीजिए जो इन्होंने इलीगली कब्जा किया हुआ है पीओके का, गिलगित बाल्टिस्तान का, उसको एक यूनिट ऑफ मान लीजिए। अगर बलूचिस्तान कहता है, वहां के लोग खुद कहते हैं रात के 8 बजे के बाद बलूचिस्तान आजाद है। अंधेरे के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का कानून नहीं चलता, वैसे भी नहीं, वो कहते हैं वैसे भी 80% बलूचिस्तान में नहीं चलता, और अंधेरे के बाद तो कहीं भी नहीं चलता, केवल क्वेटा जो राजधानी है उसके आसपास। खैबर पख्तूनख्वा का मोस्टली जो पूरा ट्राइबल पहाड़ी इलाका है वो आजाद ही है, वो लगभग आजाद है। अफगानिस्तान के लोग अपनी मर्जी से वहां आते हैं, अपनी मर्जी से वापस जाते हैं। वो अफगानिस्तान उसको देख बचा है इनके पास सिंध और ये, और पीओके में ये कुछ वो जो इलीगली जो है वहां पे जो भी करते हो, बाकी एक पंजाब को छोड़ के सिंध वाले भी जो है, सिंध इनकी पास है नहीं, वो बिलावल भुट्टो की पार्टी के पास है, वो जीतते हैं वहां पर। वहां इमरान खान बहुत मजबूत हो गया है। पंजाब चला रहा है सरकार, केवल पंजाब सरकार, पूरा सेना में सरकार में पैसा सब पंजाब के हाथ में, और यही कारण रहा कि जो असंतोष पाकिस्तान के अंदर उभर रहा है कि सब कुछ पंजाब लेकर चला जाता है, सारे साधन संसाधन सब पंजाब के लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज जो शरीफ साहब ने जो कहा है कि भाई हम लड़ेंगे, तो अभी तो वो क्या ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले नहीं है क्या अभी तक? अभी तक दर्द ताजा है। हालांकि ठीक है, भारत ने जो कहा 65 साल बाद, और जो भारत सरकार को बहुत पहले करना था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि 65 साल बाद सिंधु जल समझौता को रद्द किया, फिलहाल उसको स्थगित कर दिया है। और पाकिस्तान की तो 80% जो खेती है वो सिंधु जल के कारण होती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये जल नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की स्थिति दिन पे दिन खराब होने वाली है। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के हक का पानी रोकेंगे, हमने कहा हम अपने हक का पानी नहीं देंगे, बस यही कहा है भारत ने, और कुछ नहीं कहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जितना पाकिस्तान उनके पास है उसी पे तो काम करेंगे। मैं सर एक फैक्चुअल चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे योगी जी का बयान याद आ गया अभी जब मैं इनकी स्टेट्स गिन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने जो हिस्से उस वक्त पाकिस्तान की मांग करने वालों ने नहीं भी मांगे थे वो भी दे दिए, उसमें उन्होंने सिंध इंक्लूड किया, और सिंध को उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम बहुल भी नहीं था। ये फैक्चुअली बात ठीक है? फैक्चुअली बहुत करेक्ट है। दूसरी बात, आपका आसाम भी जो है, आसाम भी नेहरू जिन्ना को देने के लिए तैयार थे। तो आसाम के जो वारदोली जी थे, जो पहला मुख्यमंत्री वारदोलाई, वो सत्याग्रह पर बैठे और उनका साथ गांधी जी ने दिया। दूसरा, बंगाल का हिस्सा, यदि आप ओवरऑल बंगाल देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी था बंगाल का। जो हिस्सा चला गया वहां पर 2 प्रकार के रेजोल्यूशन पास हुए। जो ईस्ट बंगाल का था प्रोविंसेस, वहां पर अलग पास, और हिंदुओं ने भारत में रहने के लिए, और मुसलमानों ने जो ये किया था वो पाकिस्तान जाने के लिए किया था। तो ये बात तो योगी जी की सही है। और दूसरी बात, एक और चीज जानना चाहिए, बलूचिस्तान जो है 13 ऐसे प्रोविंस थे। हम भारत में कहते हैं ना कि 565 देसी रियासतों का सरदार पटेल जी ने ये किया, विलयन किया। तो पाकिस्तान में विलयन नहीं हुआ, उसको पाकिस्तान ने फोर्सफुली एनेक्स किया, जिसमें सिंध भी था, जिसमें बलूचिस्तान भी है। तो बलूचिस्तान जो आप देख रहे हैं आज भी कहता है कि हम ऑक्युपाइड लैंड है, हमको ऑक्युपाई किए हो तुम, हमको स्वतंत्रता, हम इस बंटवारे के हिस्से नहीं। स्वतंत्रता भी उसको, अभी उसने आजादी अपना डिक्लेयर ही कर दिया, इंडिपेंडेंस, मतलब उनके लोगों ने। मुझे लगता है कि जो मिसाइल जो दी जानी चाहिए, पता नहीं भारत सरकार दे रही है या नहीं दे रही है, जैसे वो होता है ना स्टिंगर मिसाइल टाइप का चीजें, उनको ना मालूम लोग बहुत कुछ करते हैं दुनिया में। अगली खबर सर जो है वो राहुल गांधी के कल की जो कुछ बातें उन्होंने कही थी उसकी बात कर लें, क्योंकि हमने अभी बात की पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ जो एक अलायंस कर लिया, लेकिन वैसे उसको वो सीरियस अलायंस है, मतलब उसको हमें अभी बात कर लेते हैं सर। राहुल गांधी जी ने मौका दिया बात करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई, ये तो वो है, यही दिखा दें पहले, चलिए पहले यही वाला दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता नहीं किसने बता दिया, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है जो विदेश का नेता देखे उसे गले लग जाओ। फिर उन्होंने इनको बुलाया, संदीप दीक्षित को, शीला दीक्षित जी के बेटे को, ये शायद कोऑर्डिनेटर थे कल के प्रोग्राम, उन्होंने कहा इधर आओ, ऐसे ऐसे करके गले लगाया। ये करते हैं मोदी हर जगह जाकर के, उनका मजाक उड़ता है। फिर संदीप दीक्षित जी ने कहा, उनको लगा वो मजाक कर रहे हैं, वो बन गया बड़ा विवाद, और राहुल गांधी उसमें बन गए सहभागी पार्टनर। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, आपने मुझे मेलनी समझ के तो गले नहीं लगाया। अब राहुल गांधी को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए था, कुछ ना कहते, ये कहते अरे छोड़ो, ये सब बातें मत करो। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। ईरान में युद्ध होता है, हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता
तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा भाई। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा सकता। I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। मुझे बस इतना ही कहना है इस पर सर, आप बोलिए। देखिए, आजकल एक बिजनेस बहुत अच्छा चला है स्टैंडिंग कॉमेडियन का, और मुझे पता लगा कि मेरा जो छात्र वगैरह है वो बड़े बड़े कलकत्ता IIM और कई जगह जाकर के बहुत लाखों का पैसा कमाता है, 5 स्टार में रहता है। अब उनके स्टैंडिंग कॉमेडियन के 2 प्रतिद्वंदी उनको मिल गए हैं, और बड़े कठिन प्रतिद्वंदी मिले हैं क्योंकि बड़े खानदान से दोनों आते हैं। ये तो लाइटर नोट पर मैंने बोल दिया, ये स्टैंडिंग कॉमेडियन ही है। एक LOP इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे एक महिला के बारे में, वहीं पर ये मस्खरापन है, मतलब हल्का कर दिया आपने। दूसरा कल से एक चल रहा है बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे, फिदल कास्त्रो के साथ जो डिक्टेटर था उसको मिसेस गांधी हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, वो हाथ नहीं मिलाता है, उनको गले में ऐसे, और गले सर में उस पर क्या बोला है निशिकांत दुबे ने, जरा वो भी देख लीजिए। नहीं, वहां वाले भी, वहां तो हम लोग थोड़ी बैठे हैं सर, हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोला भी नहीं जा सकता है जो सर, बोला। नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? यदि आप इस प्रकार की भद्दी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो जो शुरुआत में हमने वीडियो दिखाए थे राहुल गांधी के, तब सबने बोला कि ये और जरूर वैसे दिखाना चाहिए। मंच पर 3 महिला बैठे हुए हैं, ठाके लग रहे हैं वहां पे। हाँ सर, हम लोगों ने जो संविधान और व्यवस्था ली वो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर उससे सिस्टम से लिया। वेस्टमिंस्टर सिस्टम में शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, और शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि जो LOP होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या हमें अपने देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर से इस बर्ताव की उम्मीद करनी चाहिए? ये मैं सीरियस नोट पे कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही मैं उससे कोई नाइतफाकी नहीं रख रहा, लेकिन ये मसला थोड़ा ज़्यादा सीरियस मसला है। और प्रधानमंत्री, फिर लोग कहते हैं राहुल गांधी, जब लोग कहते हैं राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो फिर एतराज करते हैं। मैं राहुल गांधी पे नहीं जा रहा, मैं प्रधानमंत्री पर जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनको हर बात में मजाक उड़ाना, मस्खरापन करना। और जो संदीप जी ने किया, मैं संदीप से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि वो बड़े सभ्य और एक उस तरह के सांसद और राजनेता रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये हमारी सोच में 15 साल चीफ मिनिस्टर इतनी एलिगेंटली रही हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स सर। आप लेकिन राहुल गांधी पे तो बोलिए जरा। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैंने ये आपको जोर देकर कहा था कि ये लेना चाहिए। और मैं जब वेस्टमिंस्टर उसकी बात कर रहा हूं कि जो हमारे लिए एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, क्या ये, मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, ये क्या वो, ये काम तो सर स्कूल कॉलेज के लोग करते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग, और वो भी करें तो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मतलब लेकिन एक और बात कहना, मतलब इस पर तो मैं कुछ ये केवल इसलिए दिखाना चाहता कि लोगों को समझ में आना चाहिए। जो आप पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा ये विजुअल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर एक सेक्सिस्ट बिहेवियर के अलावा कोई बात हम नहीं समझते। तो ये तो सबसे पहले वो लोग, वो जो सामने महिलाएं बैठी थी, जो मंच पे बैठी हैं, तो वो गंभीर मसला है, वो बताएं पहले, वो गंभीर मसला है, उनको गलत क्यों नहीं लगा? उस पर चिंता हमें होनी चाहिए, वो एक बड़ा मसला है। और निशिकांत जी को आपने नहीं लिया, वो अच्छा किया, क्योंकि वो इस लायक भी वो नहीं है, दिखा नहीं सकते, वो बोला नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता। लेकिन आप एक्स पर जाइए, निशिकांत जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, आप खुद देखिए, देखना जरूरी है। वो कई चीजें टीवी पर नहीं बताई जा सकती, केवल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, और उनको बचाना मकसद नहीं है। नड्डा जी ने क्या लिखा इस पर, वो क्योंकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लिखा कि यही दिन देखना बाकी रह गया था, एक ऐसा विपक्ष का नेता, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और कांग्रेस के लिए भी बड़ा दुख होता है। कांग्रेस के लिए दुख का विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। अभी तो बात आके इससे बहुत निकलेगी। एनीवे, फिर थोड़ा सी और बात पे, राहुल गांधी की एक बात पे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान दी के चौधरी बन गया, अमेरिका और पाकिस्तान ईरान के बीच उसने मीडिएशन करा दी। तो उन्होंने कहा ये मौका तो हमारा था और इंदिरा गांधी अगर होती तो इसका फायदा उठाती।
ईरान भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, हम वो काम करते, लेकिन यहां पाकिस्तान वो बाजी उड़ा ले गया। ईरान में युद्ध होता है हिंदुस्तान के लिए। अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी जब ये सब कुछ चल रहा था तब भी कहती थी, राहुल गांधी ने उसको जबानी कह दिया। देखिए सर, राहुल गांधी को विदेश नीति की कितनी समझ है अब तो ये राहुल गांधी ने बता दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय राहुल गांधी ने किस तरीके से बिहेव किया, उस समय वो पूछ रहे थे कि भाई कितने भारत के प्लेन गिरे गए, सरकार जवाब दे। उस समय जब देश के साथ खड़ा होना था, जब सेना के साथ खड़ा होना था, राहुल गांधी ने उस पर आपत्ति दी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम दलों के सांसदों को जब भेजा विदेश में अपने देश की बात रखने के लिए, उस समय राहुल गांधी ने किस तरीके से उसमें ऑब्जेक्शन लिया था। आज तक राहुल गांधी क्या विदेश नीति को लेकर कोई सलाह देने या प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए आए? क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आज तक कभी किसी विदेश नीति पर लेटर लिखा है कि सरकार इस मामले में जो निर्णय ले रही है यह ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे, और ये मैं लीडर ऑफ अपोजिशन सजेस्ट करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर भी ध्यान दे, यह सुझाव देश की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी कोई सुझाव दिया? प्रधानमंत्री मोदी या दुनिया के इतने लोकप्रिय, इतने बड़े लीडर हैं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनको अपना निजी दोस्त बताते हैं। इजराइल के नेतन्याहू उनसे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, ट्रंप साहब कहते हैं, पुतिन कहते हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं और सलाह लेते हैं। ईरान के साथ जब युद्ध हो रहा था उस समय भी नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बताया और सलाह ली। ट्रंप समय समय प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं और सलाह लेते रहते हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन से युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, सलाह ली क्या होना है। तमाम दुनिया के लोग जब सलाह रहे हैं तब राहुल गांधी इस तरीके से वाली बात की ना, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि मोदी जी को ये लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं, वो लोग दोस्त नहीं मानते मोदी जी को अपना, ये प्रॉब्लम है। देखिए राजनीति मतलब जो इंटरनेशनल वो है डिप्लोमेसी है, उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपने देश के दोस्त होते हैं। तो ये बात सही है। दूसरी बात जहाँ तक बात आती है, देखिए मुझे अगर राहुल गांधी जैसे अभी विजय जी बोल रहे थे शैडो प्राइम मिनिस्टर उनको माना जाता है, जो भी ऑपोजिशन का लीडर होता है, तो अपना उनका विजन क्या है फॉरेन पॉलिसी का वो आगे लेके आए। वो क्या समझते हैं किससे दोस्ती रखनी चाहिए, किससे नहीं रखनी चाहिए। सर, उनको लगता है वो हर मुद्दे के एक्सपर्ट हैं। आप तो अगर एक्सपर्ट समझते हैं उनको हर चीज मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सपर्ट समझते भी हैं तो उनको आगे बताना चाहिए कि वो फॉरेन पॉलिसी में भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसमें, फलस्तीन के मुद्दे पे क्या होना चाहिए, दूसरे मुद्दों पे क्या होना चाहिए, बताएं आगे बढ़ के देश को के, ताकि देश भी समझ सके कि उनके दिमाग में क्या है फॉरेन पॉलिसी का। क्या कहना है? आपने मार्कशीट देखी राहुल गांधी की? भाई वो कंफर्म कर देंगे। हिस्ट्री पढ़ते थे सेंट स्टीफेंस में और 100 में 17 नंबर आया था, तो वो भी बताएं कि। और दूसरी बड़ी बात है कि भारत की विदेश नीति को आपको पता है कि हक करने की ये जो परंपरा है ये भारतीय परंपरा है। हम लोग अपने यहाँ समधि मिलन भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हाथ मिलाने की परंपरा हमारे अपना देशज नहीं है। तो यदि प्रधानमंत्री मोदी को उस रूप में भी आप देखिए तो कम से कम आपको समझ, आपकी देसी समझ होती तब बात समझ आए। राहुल गांधी तो पले बढ़े हैं एक खास पैमाने के अंदर बढ़े हैं, तो उनको इस बात की देसी समझ भी कहां से होगी। चलिए और दूसरी बात, इसमें दो बात है, सब चीजें क्रिटिसाइज करें आप, लेकिन ये बात तो ठीक है कि हर देश जो है वो डिप्लोमेसी दोस्ती के आधार पर नहीं करता, और ये हमें अभी पिछले 2 साल में 3 साल में समझ में आ गया। जिनको हम बहुत करीबी दोस्त मान रहे थे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। बिल्कुल सही है ना, तो इसलिए ये बात मैं राहुल गांधी की ठीक मानता हूँ, और इसको भी हमें उनको ये भी बताना चाहिए, हुए बोलना चाहिए ना कि भाई चाइना के साथ चाउन लाई के साथ हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगाए थे नेहरू, और पीछे से उन पर घात हो रहा था। वहां नेहरू तक कहाँ चलते हैं आप हर बात पे? नहीं इसलिए कह रहे हैं ना कि वो जो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा वही लगाए थे। ये बात मतलब सबके लिए ठीक है कि हमें, और भारत भी उस तरह से रहता है। भारत अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जो ट्रम्प टैरिफ में जो चल रहा है तो उसमें भारत ने अपने
देश के हित को ही ध्यान में रखकर काम किया है, तो वो विदेश नीति में या डिप्लोमेसी में उस तरह से नहीं चलता। दोस्ती या व्यवहार जो है पर्सनल, वो आपको उसमें मदद करता है। ये उनका आरोप है कि मोदी जी को लगता है कि वो मोदी जी दोस्ती से फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता, वो उनका एक स्टाइल है, एक तरीका है उनका। और वो एक एड ऑन भी होता है। ठीक है सर, एक खबर मैं इसको बहुत समय तो नहीं लेकिन खबर बता दूं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने सभी 5000 पायलट्स का डोप टेस्ट कराएगी। बहुत बड़ी खबर है ये। 5000 पायलट हैं एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट में पायलट इन कमांड डोप टेस्ट में फेल हो गया। उसके बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से डोप टेस्ट नियमों को लागू करने का, रिव्यू करने का निर्देश दिया है और पायलट्स की स्क्रीनिंग एक बार ही कराई जाएगी। डीजीसीए हर साल रैंडमली 10% पायलट्स का डोप टेस्ट कराता है। अब इसमें हो सकता है कोई नियम, क्या मामला था? फुकेट से फ्लाइट यहां आ रही थी, पहले खबर आई टर्बुलेंस हो गई तो उसमें यात्री घायल हो गए, पट्टियां लगी, लोगों को चोट लगी। अब पता लगा कि टर्बुलेंस थी कि नहीं थी, पायलट गांजा पिया हुआ था, नशे में था और हवाई जहाज 300 फीट नीचे आ गया और तब जाके किसी तरीके से मामला संभाला गया। ये बहुत सीरियस मामला है और सीरियस मामले से ज्यादा भारत की सिविल एविएशन की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? सारी जो एयरलाइंस है उनके लिए भी इसको लागू करना चाहिए। हाल ही में मतलब एयर इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं उसमें लोग जो हैं जो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर एयर इंडिया की जो अभी विमान दुर्घटना कुछ समय पहले हुई, उसके बाद ये वाले हादसे हुए, कई सारे हादसे, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे तो कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें एयर इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया है उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से एयर इंडिया को टाटा को वापस किए जाने के बाद हो रहा है, ये बात हो रहा है। सरकार, सरकारी नियंत्रण एयर इंडिया को अपनी छवि को सुधारने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी और ये ठीक कदम है कि भाई वो डोप टेस्ट करें। डोप टेस्ट सबका हो, मतलब एयरलाइंस है उनका भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, विजय जी, प्रोफेसर रागी जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया सर।